हेलो दोस्तों, ज्ञान सभा में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे दोस्तों पेट का वो क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आपके आने वाले हैं। ठीक है, 2026 का जो आपका पेट का एग्जाम होगा उसमें आपके सभी क्वेश्चन, आपके जो करंट अफेयर हैं, चाहे आपका लेटेस्ट क्वेश्चन जो बन रहा है वो सभी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा और जितने लोग नए हैं हमारे साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी जब भी क्लास आए आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन पढ़ेंगे। और देखिए क्वेश्चन दोस्तों ऐसा होगा कि आपका करंट अफेयर भी होगा। ठीक है, करंट अफेयर भी प्लस प्रीवियस ईयर भी होगा और आपका प्लस जो आपके नए क्वेश्चन बनेंगे वो सब आपका इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका टोटल 107 क्वेश्चन है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं और शुरू करते हैं अपनी क्लास में। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। यह है कॉमनवेल्थ गेम यानी कि 2030 की मेनबाजी का अधिकार भारत के किस शहर को दिया गया है। यानी कॉमनवेल्थ जो गेम है 2030 का अधिकारी मेनबाज करने के लिए भारत को किस शहर को आपको दिया गया है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आप बता देंगे अहमदाबाद को। ठीक है, अहमदाबाद को 2030 के लिए मेनबाजी करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो इस यह आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, और यह आपका 100वीं, ये भी पूछ सकता है 100वीं आपका यह क्या होगा, वर्षगांठ होगा। ठीक है, तो 100वीं वर्षगांठ के अवसर पे आपका वर्षगांठ होगा। ठीक, 100वीं वर्षगांठ होगा। ठीक है, इससे पूछ लेगा कि 2030 में आपका ये दे दिया। अब पूछ लेगा कि इसके पहले जब हुआ था तो आपका कौन से राज्य और कौन सा आपका राज्य था, तो आप क्या बताएंगे आपका, तो क्या बताएंगे आपका नई दिल्ली। ठीक है, तो नई दिल्ली में इसके पहले 2010 में हुआ था। ठीक है, तो न्यू दिल्ली में आपका कॉमनवेल्थ का जो गेम है आपका 2010 में हुआ था। ठीक, तो ये आप लोग याद रखिएगा। आगे की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, समुद्र के अंदर भूकंप से उत्पन्न होने वाली बड़ी विनाशकारी समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है। जो समुद्र के अंदर जो आपका भूकंप होता है, ठीक है, भूकंप उत्पन्न होने वाली बड़ी विनाशकारी लहरों को क्या कहा जाता है, तो आप लोग क्या बताएंगे, तो आप लोग बता देंगे सुनामी बोला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रहे ऐतिहासिक नगर हम्पी, हम्पी जो है किस नदी के आपका किनारे आपका कौन सी नदी बहती है। यानी कि आपका जो विजयनगर साम्राज्य था जो पहले, वो उसकी ऐतिहासिक हम्पी जो है ऐतिहासिक राजधानी रहे हम्पी। यानी कि विजयनगर की राजधानी, यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन गया, विजयनगर की राजधानी कौन सा था, तो हम्पी। तो किस नदी के किनारे आपका बसा था, तो किस नदी के किनारे आपका हम्पी बसा था, तो क्या बताएंगे, तो आप लोग बता देंगे इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तुंगभद्रा। ठीक है, तुंगभद्रा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो हम्पी जो है आपका विजयनगर की राजधानी है। और याद रखिएगा यह आपका जो हम्पी जो है आपका तुंगभद्रा नदी के किनारे था। और बात कर लेते हैं आपका कि इसका इसको इस पे शासन कौन कौन से लोग किए थे, तो आपको सबको पता है विजयनगर का राजधानी कौन बसाया था, विजयनगर कौन बसाया था, तो हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई थे, उन्होंने क्या किया था, इस पे शासन किया था। ठीक, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, आईपीएल 2026 में ऑरेंज कप यानी कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर आपका इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन के पुरस्कार के खिलाड़ी किस पुरस्कार ने खिलाड़ी जीते थे, किस खिलाड़ी ने जीते थे, सॉरी क्या दिया है, आईपीएल 2026 में ऑरेंज कप मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर यानी कि इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन के पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीते थे। यानी कि सबसे आपका वैल्यूएबल प्लेयर कौन था, तो आप लोग क्या बताएंगे, वैभव सूर्यवंशी 2026 के। ठीक, जो अभी आपका आईपीएल समाप्त हुआ है तो उसके मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन थे, वैभव सूर्यवंशी। आगे की तरफ बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, संविधान में कौन सा अनुच्छेद जो है अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति पर एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर आईजीएसटी लगाने और संग्रह करने का प्रावधान करता है, तो कौन सा हो जाएगा, आईजीएसटी किसके माध्यम से लगता है, प्रावधान कौन सा करता है, तो आईजीएसटी लगाने के लिए आर्टिकल 269 ए के तहत आपका आईजीएसटी का प्रावधान
की जाती है। ठीक है, तो IGST जो है आप लोग याद रखिएगा, ये आपका केंद्र सरकार द्वारा आपका लगाया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा आपका क्या किया जाता है, IGST आपका लगाया जाता है। ठीक है, और आपका जो आपका कर इकट्ठा होता है तो आपका क्या होता है, राज्य और आपका इस सेंट्रल में दोनों में आपका क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है। चलिए आगे की तरफ क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, स्वतंत्रता के बाद आपका उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल कौन थी? तो आप लोग सबको पता है, सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल याद रखिएगा। और उन्होंने राज्यपाल की कार्यकाल कब से कब तक रही थी, यानी कि 15 अगस्त, स्वतंत्रता कब हुआ था, 15 अगस्त 1947। तो 15 अगस्त 1947 से आपका 2 मार्च 2 मार्च आपका 1949 तक ये क्या रही है, राज्यपाल रही, यानी प्रथम राज्यपाल रही सरोजिनी नायडू। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। स्वतंत्रता के पहले आपको भारत को किस नाम से जाना जाता था? तो आप लोग बता देंगे, आपका संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। स्क्वैश स्क्वैश जो है आपका विश्व कप का खिताब जीतने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना? स्क्वैश विश्व कप आपका खिताब जीतने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना था? आप लोग क्या बताएंगे? ये आपका भारत ही बना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्वैश विश्व कप का खिताब जीतने वाला पहला एशियाई देश भारत बना। ठीक है, यहाँ ये आपका आयोजन कहाँ किया गया था? तो आपका तमिलनाडु के चेन्नई में आपका आयोजित किया गया था। ठीक है, तमिलनाडु के चेन्नई आपका राजधानी है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। तो चेन्नई में आपका क्या किया गया था? तो ये आपका स्क्वैश विश्व कप का आयोजित किया गया था। ठीक है, यह टूर्नामेंट आपका क्या किया गया था, आयोजित किया गया था। ठीक, बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो आप लोग क्या बताएंगे? कार्लोस अल्कराज। ये आपका सब करेंट का क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है। कार्लोस अल्कराज इन्होंने क्या किया था? इन्होंने आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का खिताब जीता था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका दे दिया, ब्रिटिश भारत के विधायी प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधि को शामिल करने की शुरुआत किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो आप लोग, यानी कि ब्रिटिश भारत विधायी प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने के किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो आप लोग क्या बताएंगे? ये बता देंगे आप लोग का भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत आपका क्या किया गया था, शामिल करने की प्रक्रिया को शुरू किया गया था इसके तहत, यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। बात कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, ये तो सेम है। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम 2026 की मेजबानी किस राज्य ने की? खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम आपका 2026 की मेजबानी किस राज्य ने की? तो आप लोग क्या बताएंगे? छत्तीसगढ़ ने की थी। ठीक है, छत्तीसगढ़ ने की थी। ये आयोजन कब से कब तक रहा था? 25 मार्च से, याद रखिएगा, 25 मार्च से आपका 3 अप्रैल तक। ठीक है, अप्रैल तक 2026 तक आपका रहा। ठीक है, जिसमें आपका कर्नाटक क्या हुआ, पहले स्थान पर रहा था। कर्नाटक ने टोटल आपका 38 क्या किए थे, 38 पदक जीते थे। ठीक है, और उप विजेता आपका उड़ीसा रहा था। ये आपको पिछला क्लास में भी आपको क्या किए थे, बताए थे। ठीक, ये आप लोग याद रखिएगा। विजेता आपका कर्नाटक, उप विजेता आपका क्या किया, कौन था? उड़ीसा, और तीसरे नंबर पे आपका झारखंड था। ठीक, तो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में क्या किया गया था? छत्तीसगढ़ में इसकी मेनबाजी, या आपका छत्तीसगढ़ ये मेनबाजी किया था। और इसका थीम क्या था, यानी कि जो खेलों का शुभंकर क्या था, शुभंकर यानी कि जिसे थीम बोलते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, मोरवीर। ठीक है, इसका थीम जो है आपका मोरवीर था। ठीक है, खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम का थीम क्या था? मोरवीर। ये आप लोग याद रखिएगा।
आगे की तरफ बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन दिया है आपका, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान तत्कालीन सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित भिलाई इस्पात संयंत्र किस जिले में स्थित है? तो आपका भिलाई इस्पात संयंत्र किस जिले में स्थित है? तो आप लोग क्या बताएंगे? तो आप लोग बता देंगे दुर्ग में। ठीक है, आप लोग ये आपका दुर्ग में स्थित है। दुर्ग कहाँ पड़ता है? तो आप लोग क्या बताएंगे? छत्तीसगढ़ में। ठीक, दुर्ग आपका पड़ता है छत्तीसगढ़ में। तो ये भी आप लोग का राज्य भी याद रखना जरूरी है। ठीक, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत क्या किया जाता है? इसका सोवियत संघ के सहायता से यह आपका भिलाई इस्पात संयंत्र आपका स्थापित किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, खेलो इंडिया विनर गेम्स 2026 ओवरऑल चैंपियन कौन रहा था? ओवरऑल चैंपियन आपका कौन रहा था? आपको क्या बताएंगे? ओवरऑल चैंपियन आपका भारतीय सेना है। ठीक है, भारतीय सेना आपका ओवरऑल चैंपियन रहा। ठीक है, इसने भारतीय सेना ने कुल कितने पदक जीते थे? तो आप लोग बता देंगे 23 पदक। ठीक, 23 पदक जीते थे। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो आप लोग क्या बताएंगे? लद्दाख। ठीक है, इसका आयोजन आपका किया गया था खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आपका आयोजन कहाँ किया गया था? तो आप लोग क्या बताएंगे? लद्दाख। लद्दाख में एक जगह है आपका लेह। ठीक है, लद्दाख में एक जगह है वो आपका बोला जाता है लेह। ठीक, लेह में आयोजित किया गया था। ठीक है, लद्दाख में एक जगह है आपको बोला जाता है लेह, वहाँ पे आयोजित किया गया था। और जम्मू और कश्मीर में भी जम्मू और कश्मीर के जम्मू और कश्मीर के एक जगह है गुलमर्ग में किया गया था। ठीक है, गुलमर्ग में आपका किया गया था आयोजन, यानी कि 2 जगह आपका किया गया था। इसको आप याद रखिएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन दिया है आपका, विश्व आय वर्गों के बीच की असमानता की मात्रा निर्धारित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? असमानता का निर्धारित करने के लिए आयों के बीच असमानता निर्धारित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आप क्या बताएंगे? गिनी गुणांक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। आगे की तरफ देखते हैं तो हाइड्रोजन में कौन सी समस्थानिक रेडियोधर्मी होती है? तो हाइड्रोजन का कौन समस्थानिक रेडियोधर्मी है? तो समस्थानिक रेडियोधर्मी आपका हाइड्रोजन का कौन सा है? तो आप लोग क्या बता देंगे? ट्राइटियम आपका होता है। ठीक है, ट्राइटियम होता है, ट्राइटियम। ठीक है, हाइड्रोजन के आपका 3 समस्थानिक होते हैं, सबको पता है। कौन कौन सा है? तो आपका देखिए, एक तो होता है आपका, इसमें रेडियोधर्मी पूछा था, आपका ट्राइटियम होता है, लेकिन 3 समस्थानिक होता है। एक होता है आपका, यही आपका होता है, प्रोटियम होता है, ड्यूटेरियम होता है और टाइटेनियम। ठीक है, ये 3 आपका होता है, लेकिन आपका रेडियोधर्मी पूछ लिया है तो आपका ट्राइटियम होता है। ठीक है, तो ट्राइटियम क्या होता है? रेडियोधर्मिक समस्थानिक होता है। ठीक, और ये आपका जो आपका प्रोटीन और ड्यूटेरियम होता है, ये आपका क्या होता है? अस्थाई आपका रेडियोधर्मी होता है। क्या होता है? अस्थाई समस्थानिक होता है। ठीक है, अस्थाई समस्थानिक होता है। ठीक, अस्थाई समस्थानिक होता है। चलिए आगे की तरफ बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, अगस्त 2026, देखिए अगस्त का एक क्वेश्चन है। ठीक है, जस्ट पिछले मंथ का, अगस्त 2026 में आयोजित आरबीआई की 62वां मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो दर को विकास दर पर अपरिवर्तित रखा गया। रेपो दर को किस विकास दर पे आपका अपरिवर्तित रखा गया? तो आप लोग क्या बताएंगे? तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 5.25। ठीक है, यानी 5.25% पे आपका अपरिवर्तित रखा गया। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही है। ठीक है, तो ये आपका अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा भारत सरकार का प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया तथा यह नई व्यवस्था के तहत भारत का प्रथम वायसराय कौन बना? तो जब आपका हस्तांतरित कर दिया गया ईस्ट इंडिया से, आपको ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया, तो आपका
उस समय भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो आप लोग क्या बताएंगे, लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग, ये आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन आपका दिया है, तो लॉर्ड कैनिंग आप लोग याद रखिएगा। भारतीय क्या बोलते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत आपका जब प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के हस्तांतरित किए जाने के बाद आपका क्या हुआ था, प्रथम वायसराय आपका लॉर्ड कैनिंग बना। ठीक, चलिए आगे की तरफ बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में आधुनिक आर्थिक नियोजन प्रणेता किसे माना जाता है, प्रणेता आपका किसे माना जाता है, तो क्या बताएंगे, एम विश्वेश्वरैया को आपका माना जाता है। चलिए तो बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग इसको बात कर लेते हैं एम विश्वेश्वरैया के बारे में। तो उन्होंने क्या किया था, 1934, थोड़ा सा डेप्थ लेते थे, 1934 में एक पुस्तक लिखी थी। तो उस पुस्तक का क्या नाम था, बताएंगे, प्लान्ड इकोनॉमी इकोनॉमी फॉर इंडिया, आर्थिक नियोजन। ठीक है, फॉर इंडिया नामक एक पुस्तक लिखी थी। ये आपका 1934 में क्या किया था, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक एक पुस्तक लिखी थी, जिन्हें क्या किया जाता है, भारत में आर्थिक नियोजन और नियोजन की प्रणेता माना जाता है। ठीक, आगे की तरफ बात कर लेते हैं, मानव शरीर में किस तत्व की अधिकता के कारण मिनीमाता रोग हो जाता है, तो सबको पता है किस तत्व की अधिकता के कारण आपका पारा जब शरीर में अधिकता हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपको मिनीमाता रोग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बात कर लेते हैं। अगला दिया है कि हैंडलूम हैक्टन 2.0, देखिए ये भी आपका करंट से लिया गया है। ठीक है, हैंडलूम हैक्टन 2.0 का आयोजित किस संस्थान ने किया था, किस संस्थान द्वारा किया गया है। ठीक है, किया हैंडलूम आपका हैक्टन 2.0 का आयोजन किस संस्थान में आपका किया गया है या किस संस्थान के द्वारा किया गया है, तो आप लोग क्या बताएंगे, आईआईटी दिल्ली के तहत। ठीक है, आईआईटी दिल्ली के तहत आपका किया गया है। ठीक, आगे की तरफ बात कर लें। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, ज्वालामुखी उदार के दौरान निकलने वाली आपका गैस किस गैस के अनुपात में सर्वाधिक होता है। ठीक, सॉरी, ज्वालामुखी उद्गार जो है, उद्गार है यहाँ पे, के दौरान निकलने वाली आपका जो गैस है किस गैस के अनुपात में सर्वाधिक होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे, यानी कि गैस की मात्रा किसमें ज़्यादा होता है, तो किस गैस के अनुपात में, तो आप लोग बताएंगे जलवाष्प। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आपका लौह चुंबकीय पदार्थ है, यानी कि लौह चुंबकीय पदार्थ आपका कौन सा है, तो सिंपल सी बात, लोहा है, लोहा ही चुंबकीय होता है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं, यदि किसी दोलनशील पिंड की आवृत्ति आपका 5 हर्ट्ज है तो उसका आवर्तन काल क्या होगा, तो आपको सबको पता है आवर्तन काल का एक फार्मूला आता है, इसमें रिलेशन होता है 1/f, यानी कि फ्रीक्वेंसी 1/f, आवर्तन काल, और ये आपका क्या होता है, आवृत्ति होता है, आवृत्ति को यह से नोट करते हैं। ठीक है, और ये आपका आवर्त काल होता है, आवर्त काल को टी से नोट करते हैं, इसमें एक रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो टी बराबर आपका दिया है 5। ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो टी बराबर आपका हो जाएगा 0.2 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, सिंगल ऑल इंडिया लाइसेंस फॉर कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर के तहत आपका ऑपरेटर के लिए एक मुफ्त पंजीकरण शुल्क कितना निर्धारित किया गया था, इसके तहत आपका कितना निर्धारित किया गया है, आप लोग क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, 25 करोड़। आगे की तरफ बात कर लेते हैं, हर्षवर्धन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा आपका सही युग्म सम्मिलित है, तो हर्षचरित आपके कालिदास, ये बिल्कुल आपका क्या है, गलत है। हर्षवर्धन राजधानी कन्नौज से थानेश्वर स्थानांतरित किया था, आपका ये भी गलत है। हर्षवर्धन नर्मदा तट पे पुलकेशी सेकंड से क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, तो ये आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। हर्षवर्धन शासनकाल 606 में समाप्त हो गया, नहीं,
606 में आपका शुरू हुआ था और 647 में क्या हो गया, समाप्त हुआ था। ठीक, तो 647 का क्या किया था, शासन किया था हर्षवर्धन ने। ठीक है, इन्होंने राजधानी जो है आपका, ये जो आप सेकंड बात कर लेते हैं कि इन्होंने राजधानी से क्या किया था, थानेश्वर से आपका कन्नौज आपका राजधानी स्थानांतरित किया था, ना कि कन्नौज से थानेश्वर। ठीक है, ये आपका उल्टा होगा, थानेश्वर से कन्नौज क्या किया था, क्या किया था, स्थानांतरित, यानी कि राजधानी परिवर्तन किया था। आगे की तरफ बात कर लेते हैं, तो कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है और कच्छ के रण में आपका क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाती है। तो कौन सी नदी है, तो आप क्या बताएंगे, लूनी नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल सही है। तो ये आपका कहाँ से निकलती है, अरावली पर्वतमाला से निकलती है और आपका कच्छ के रण में आपका जाके लुप्त हो जाती है। ठीक, आगे की तरफ बात कर लेते हैं, दिया है कॉमनवेल्थ गेम्स कि एक ही संस्करण में 2 एथलीट मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने। तो कॉमनवेल्थ गेम में एक ही में आपका एक एथलीट मेडल में जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने, तो आप क्या बताएंगे, गुलवीर सिंह ने। ठीक है, तो आपका एक ही संस्करण में 2 मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने, तो गुलवीर सिंह बने। ठीक है, आप लोग ये भी याद रखिएगा। ठीक, उन्होंने क्या किया था, 2 पदक जीता था। ठीक है, 2 पदक जीता, एक कांस्य पदक, मतलब दोनों कांस्य पदक जीता। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, दोनों कांस्य पदक जीता। ठीक, आगे की तरफ बढ़ते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। राष्ट्रपति के महाभियोग से आपका संबंधित है कौन सा, तो आप क्या बताएंगे, आर्टिकल आपका 61। महाभियोग से आपका कौन है, आपका आर्टिकल 61 रिलेटेड होता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। आर्टिकल 52 कर ले तो आपका क्या होता है, आर्टिकल 52 जो होता है आपका राष्ट्रपति का पद होता है। ठीक, राष्ट्रपति का पद से रिलेटेड है। अब बात कर लेते हैं, तो आपका आर्टिकल 72 जो होता है ये क्षमादान से होता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से संबंधित ही आपका होता है। यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं क्षमादान। ठीक, क्षमादान। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक, तो ये आप पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यदि अच्छा ये छूट गया, ये आपका यदि इसको जानते हैं, यदि इसको जानना है तो आर्टिकल 74 किससे रिलेटेड होता है, तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए जो मंत्री परिषद होता है इससे संबंधित होता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति का सहायता मंत्री परिषद लिख सकते हैं, तो राष्ट्रपति का सहायता प्रदान। ठीक है, सहायता प्रदान जो आपका मंत्री परिषद से आपका संबंधित होता है। आगे की तरफ देखिए, हर्षऋण द्वारा चरित प्रयाग प्रस्तुति प्रशस्ति से गुप्त वंश के किस शासक के बारे में जानकारी मिली। हर्षऋण द्वारा रचित आपका प्रयाग प्रशस्ति के गुप्त वंश के किस शासक के बारे में आपको जानकारी मिली। तो हर्षऋण जो है आपका किस शासक के बारे में आपको जानकारी मिली, तो आपको क्या बताएंगे, या बता देंगे आपका समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो हर्षऋण जो रचना किए थे तो उसके गुप्त वंश के शासक यानी समुद्रगुप्त के बारे में आपका जानकारी मिली थी। ठीक, आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म से संबंधित राज्य है और उसके त्योहार के साथ सही सम्मिलित है। तो आप लोग बताना है कि आपका कौन सा त्योहार आपका सही सम्मिलित है। देखिए आपका पहला ये हो जाएगा कि हार्नबिल महोत्सव आपका नागालैंड से संबंधित है। ठीक है, हार्नबिल महोत्सव जो होता है आपका नागालैंड से संबंधित होता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो अब देखिए आगे देखिए, ये आपका देखिए बिहू जो होता है, बिहू जो किससे होता है, ये आपका असम से है। ठीक, बिहू जो होता है आपका असम से, आपका ओणम जो है आपका केरल से होता है। ठीक है, और पोंगल जो है आपका, ये आपका तमिलनाडु से होता है। ठीक, ये आपका किससे होता है, पोंगल तमिलनाडु से, ये आपका त्योहार है, तो ये आपका इससे संबंधित है। ठीक है, एक ही ऑप्शन है आपका हार्नबिल। हार्नबिल आपका महोत्सव नागालैंड से संबंधित है। चलिए आगे देखिए, तंजावुर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण
के संबंध किस शासक से है? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण आपका किस शासक से है? तो आप लोग क्या बताएंगे? आपका क्या दिया है? राज राजा प्रथम। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यह आपका क्या है? चोल वंश का एक बहुत चोल राजा राज प्रथम किस वंश से थे? तो आप लोग बता देंगे चोल वंश। ठीक, एक आपका महत्वपूर्ण आपका एक कलाकृति है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला दिया है, भारत में राज्यों की सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? भारत में राज्यों में सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? तो आप लोग क्या बताएंगे? गुजरात। ठीक है, सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य से है? तो आप लोग क्या बताएंगे? गुजरात, जो कि आपका कहाँ पे है? अरब सागर के आपके किनारे है। ठीक, अरब सागर के क्या है? किनारे आपका स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन आपका ज्ञानपीठ अवार्ड से, देखिए निम्नलिखित में से कौन आपका ज्ञानपीठ अवार्ड से प्रथम प्राप्तकर्ता की सही पहचान कीजिए। यानी कि ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक है, प्रथम जो आपके प्राप्तकर्ता हैं आपके कौन है? तो आप बता दें जी शंकर आपके गुरु। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपके कहाँ के थे? तो ये आपके मलयालम भाषा के थे। ठीक है, मलयालम भाषा, मलयालम भाषा। ठीक है, मलयालम भाषा के क्या थे? लेखक थे। ठीक, मलयालम भाषा के आपका लेखक थे। देखिए अब देखिए यहाँ पे दिया है आपका ज्ञानपीठ अवार्ड। ज्ञानपीठ अवार्ड क्या किया जाता है? देखिए ये आपका भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार भी माना जाता है। ठीक, तो ज्ञानपीठ अवार्ड जो है आपका सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार, ठीक, पुरस्कार माना जाता है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 1965 में किया गया था। ये सब तो आप लोगों को बिल्कुल हम पढ़ाते पढ़ाते बिल्कुल आपको याद हो गया होगा। ठीक, आगे की तरफ बात कर लेते हैं। तो ज्ञानपीठ क्या होता है? भारत के सबसे सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार माना जाता है। देखिए कुषाण वंश का कौन सा शासक आपका चतुर्थ बौद्ध समिति का आयोजन से विशेष रूप से संबंधित है? तो कौन सा है आपका? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? प्रथम ही हो जाएगा कनिष्ठ। कुषाण वंश का कौन सा शासक जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति के आयोजन से विशेष रूप से संबंधित है? तो आपका क्या हो जाएगा? कनिष्ठ। ठीक है, कनिष्ठ आपका कुषाण, कुषाण क्या है? कुषाण शासक था आपका कनिष्ठ। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और बौद्ध धर्म है तो आपको सबको पता है कि कनिष्ठ ने क्या किया होगा? बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार किया होगा। आगे देखिए, पाक जल मरुस्थल, सॉरी पाक जल जलद मरुमध्य जो है भारत के किस देश से अलग करता है? तो पाक जल मरुमध्य जो है भारत को किस देश से अलग करता है? तो आपका क्या हो जाएगा? श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका को आपसे ये आपका अलग करता है। ठीक, आगे की तरफ बात कर लेते हैं। मानव विकास रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो मानव विकास रिपोर्ट आपका किस संगठन द्वारा आपका प्रकाशित की जाती है? तब क्या बताएंगे? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, ये आपका इसके द्वारा आपका जारी की जाती है। ठीक, इसमें होता क्या है? तो आप लोग इतना भी याद रखिए, मानव विकास सूचकांक और मानव के विकास से संबंधित आपका क्या होते हैं? अन्य माप प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, तो मानव विकास रिपोर्ट होता है मानव मनुष्य के विकास से संबंधित आपके माप पोस्ट किए मापन आपका क्या किया जाता है? प्रस्तुत किए जाते हैं। जैसे इसमें आपका हो जाएगा मापन मानव विकास सूचकांक में, जैसे आपका आ जाएगा, जैसे आपका स्वास्थ्य हो गया, ठीक है, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, ठीक है, जीवन के स्तर हो गए। ठीक है, तो इसी के बारे में क्या किया जाता है? आपका ये क्रियाकलाप यानी कि मापने का कार्य किया जाता है। चलिए आगे के देखते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव किस संवैधानिक प्राधिकरण द्वारा कराए जाते हैं? लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं का चुनाव किस संवैधानिक प्राधिकरण द्वारा कराए जाते हैं? तो आप लोग क्या बताएंगे? किस संवैधानिक प्राधिकरण द्वारा कराए जाते हैं? तो आपका भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। ठीक है, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा आपका क्या किया जाता है? ये चुनाव आपके संपन्न किए जाते हैं। ठीक,
और यह किसके तहत आता है, तो आर्टिकल आप लोग याद रखिएगा, आर्टिकल 324 के तहत, ठीक है, प्रावधान किया जाता है निर्वाचन आयोग का, ठीक है। 324 के तहत आपका निर्वाचन आयोग प्रावधान करता है, ठीक, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, कांग्रेस नेतृत्व से मतभेद के बाद सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस संगठन का स्थापना की थी। कांग्रेस नेतृत्व से मतभेद के बाद सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस संगठन की स्थापना की थी, तो आप लोग क्या बताएंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक की, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस ने आपका फॉरवर्ड ब्लॉक मिशन की क्या किया था, स्थापना किया था, ठीक है। कब किया था, तो 1939 में, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। और एक दिया है आपका स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी भी देख लीजिए, तो इसकी स्थापना आपका 1923 में किया गया था। कौन किया था, तो आप क्या बताएंगे, सी आर दास और एक आपके थे मोतीलाल नेहरू, ठीक है, मोतीलाल नेहरू थे, ठीक, मोतीलाल नेहरू भी थे। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किया गया था, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे की तरफ बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, 1969 में भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण का प्रमुख उद्देश्य क्या था, प्राथमिकता वाले क्षेत्र और समाज में व्यापक वर्गों तक बैंकिंग की पहुंच का विस्तार करना। तो यही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। इसका हर क्षेत्र में क्या करना, इसका बैंक का विस्तार करना। आगे दिया है आपका, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय आपका किस शहर में स्थित है, तो आप लोग क्या बताएंगे, आप लोग बता देंगे नीदरलैंड, ठीक। नीदरलैंड में आपका स्थित है, यानी कौन सा शहर, नीदरलैंड से आपका हेंग शहर में स्थित होता है, ठीक है। तो यह आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं 6 वर्ष के लिए इलेक्टेड चुने जाते हैं, ठीक है। प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होता है, 1/3 आपका हटाया जाता है, ठीक है, अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। ये आपका हेग कहाँ पड़ता है, तो नीदरलैंड में, नीदरलैंड में, ठीक है। नीदरलैंड का एक शहर है हेग, वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायालय की क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है, ठीक। यहाँ पे क्या किया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अंतर्राष्ट्रीय विवाद जो होता है आपको उसका निपटारा किया जाता है कानूनी रूप से, ठीक है। आपका पूछ देगा कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है, तो संयुक्त राष्ट्र का देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अलग है, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय कहाँ है, तो आप क्या बताएंगे, तो आप बता देंगे न्यूयॉर्क में, संयुक्त राष्ट्र का होता है। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। आगे क्वेश्चन आएगा, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा 1925 में आपका काकोरी ट्रेन कार्रवाई से संबंधित है, यानी काकोरी ट्रेन में 1925 में किससे संबंधित है, काकोरी ट्रेन कार्रवाई किससे संबंधित है, तो आप लोग क्या बताएंगे, राम प्रसाद बिस्मिल, आपका नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक। ये क्या थे, एक क्रांतिकारियों में से क्या थे, एक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय भारत के किस शहर में आपका स्थित है। सौर गठबंधन आपके भारत के किस शहर में स्थित है, तो क्या बताएंगे, गुरुग्राम में। गुरुग्राम कहाँ पड़ता है, तो आप बता देंगे हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा, हरियाणा में क्या है आपका गुरुग्राम स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो आप लोग बता देंगे, इसकी स्थापना जो है आपका 2015 में किया गया था, ठीक, 15 में किया गया था, जिसमें आपका भारत था और आपका फ्रांस, ठीक है, भारत और फ्रांस द्वारा क्या किया गया था, संयुक्त रूप से इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, भारत के किस राज्य में लोकसभा की सबसे अधिक सीटें हैं। तो सिंपल सी बात है, आपका उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश क्या है, सबसे बड़ा राज्य है, तो यहाँ पे लोकसभा की सीटें भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। कितनी सीटें हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे, आपका टोटल आपका 80 सीटें हैं। देखिए यहाँ पे टोटल कितना है सीटें, 80 सीटें। उसके बाद आप बात कर लें तो बिहार में कितनी सीटें हैं, तो आप लोग बात करें, इस बिहार में हुआ है आपका 40 सीटें, महाराष्ट्र में आपका 48 सीटें, ठीक है, महाराष्ट्र में आपका 48 सीटें हैं, ठीक।
और बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल में आपका 42 सीटें हैं। ठीक है, लोकसभा की सबसे अधिक सीटें कौन सा है, उत्तर प्रदेश में, टोटल 80 सीटें हैं। आगे की तरफ देखते हैं, महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह मुख्य रूप से किस वर्ग के लोगों के समर्थन में शुरू किया। मुख्य रूप से किस वर्ग के लोगों में किस वर्ग के लोगों को समर्थन किया था, तो नील की खेती करने वाले किसान। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह में मुख्य रूप से किस वर्ग के लोगों के समर्थन में शुरू किया था, तो आप क्या बताएंगे, नील की खेती करने वाले लोग। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में परिवारों द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुएं और सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन को मापने के लिए सामान्यतः किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, क्या बताएंगे, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। आगे की तरफ दिया है क्वेश्चन कि भारत में पंचायती राज संस्थानों के संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया। पंचायती राज के संविधानों की संस्था किस संविधान द्वारा संशोधन किया गया था, आप लोग क्या बताएंगे, 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो आपका किस सन में हुआ था, तो आपका 1992 में किया गया था पंचायती राज का संविधान, पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया था 1992 में। 73वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया था, इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, और यह प्रभावी कब होगा, मान लीजिए तो आपका बिल पास हो गया, यह आपका प्रभावी कब हो गया, यानी भारत में पूर्ण रूप से लागू कब हो गया, याद रखिएगा 24 अप्रैल को, 1993 में। ठीक है, 1993 में क्या हुआ, ये आपका प्रभावी हो गया। चलिए आगे की तरफ बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय शहरों और उसके उपनामों का कौन सा युग्म सुमेलित है, तो ये बताना है कि आपका कौन से शहर को उपनाम से भी जाना जाता है। तो आप याद रखिए, जोधपुर को गुलाबी नगर, ये आपका बिल्कुल गलत है। आपका जयपुर का झीलों का शहर, ये भी गलत है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर, ये आपका सही है। कोच्चि को नवाबों का शहर, ये भी क्या है, आपका गलत है। ठीक है, अब देखिए एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। आपको देखिए, आपको ये आपका गुलाबी नगर किसको बोला जाता है, याद रखिए गुलाबी नगर आपको जयपुर को बोला जाता है। ठीक, गुलाबी नगर आपको जयपुर का बोला जाता है। और झीलों का शहर आपको किसको बोला जाता है, तो उदयपुर को बोला जाता है। ठीक, उदयपुर को बोला जाता है। और आपका नवाबों का शहर आपको सबको पता है, लखनऊ को बोला जाता है। ठीक है, नवाबों का शहर आपको लखनऊ को बोला जाता है। ठीक, आगे की तरफ देखते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार आपका मुख्य रूप से किस उत्कृष्ट क्षेत्र में दिया जाता है, तो खेल परीक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो आप लोग क्या बताएंगे, द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना 1985 में भारत सरकार द्वारा किया गया था। ठीक, आगे की तरफ देखते हैं, तो अगला दिया है, निम्नलिखित में से कौन पुरस्कार भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान माना जाता है, तो सिंपल सी बात है, भारत रत्न क्या है, भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान माना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, अब इसमें यदि देख लिए इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1954 में। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, भारत रत्न की स्थापना मान लीजिए इसकी स्थापना कब की गई थी, 1954 में। यह भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगला दिया है, विजय लक्ष्मी पंडित के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है, तो विजय लक्ष्मी पंडित आपके कौन थे, तो आप लोग क्या बता देंगे, यह संयुक्त राष्ट्र महासभा की महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा की महिला अध्यक्ष की, ऑप्शन नंबर पहला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। और यह आपका अध्यक्ष कब चुनी गई थी, तो आप क्या बताएंगे, 1953 में आपका क्या की गई थी, अध्यक्ष चुनी गई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है आपका,
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की यानी कि एसबीआई की प्रमुख कार्य है? यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की प्रमुख कार्य कौन सा है, तो आप लोग क्या बताएंगे? यानी कि प्रतिभूति बाजार को विनियमित करना और आपका निवेशकों के हितों की क्या करना, रक्षा करना। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला देखिए, मैथ से क्वेश्चन आ गया। एक विद्यार्थी है कुल अंकों का 36% प्राप्त करता है और 24 अंक से क्या हो जाता है, अनुत्तीर्ण रह जाता है। दूसरा विद्यार्थी कुल अंकों का 48% प्राप्त करता है और आपका दिया है कि उत्तीर्ण अंक से 48 आपका अधिक है, तो प्राप्त करता कुल अंकों 48 अधिक प्राप्त करता है तो कुल अंक ज्ञात करना है। आपको यहाँ पे कुल अंक निकालना है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए दो विद्यार्थियों का ऐसे भी देखिए दो तरह से आप लोग लगा सकते हैं। आपको जो समझ में आए आप ऐसे लगा लीजिए, जो हम इजी है उस माध्यम से बताते हैं। देखिए दो विद्यार्थी हैं, यानी कि टोटल एक विद्यार्थी का कुल अंक कितना है 36% और दूसरे विद्यार्थी का अंक कितना है आपका 48%। तो 48 माइनस यदि हम 36 कर देंगे तो कुल अंकों का अंतर कितना आ जाएगा 12%। 12%। अब देखिए यहाँ दिया है 24 अंक से अनुत्तीर्ण, यानी उसको पास होने के लिए आपका कितना चाहिए 24। और यहाँ पे दिया है आपका ये आपका दिया है आपका, ऐसे ना करिए आप ऐसे लगाइए सिंपल। देखिए यहाँ पे दिया है एक विद्यार्थी 36% आपका प्राप्त करता है। ठीक है, 36% प्राप्त करता है, लेकिन आपका 24 अंक से क्या हो जाता है अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो 24 अंक से अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो जाता है, तो इसको चाहिए कितना पास होने के लिए 24 अंक चाहिए। और यहाँ पे दिया है दूसरा विद्यार्थी जो है आपका 48% प्राप्त करता है और आपका उत्तीर्ण अंक से 48 अधिक हो जाता है, यानी कि 48 आप घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल पॉइंट पे आ जाएगा, उसी से उत्तीर्ण हो जाएगा। ये अधिक है तो घटा दीजिए। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 12%। ये इधर आ जाएगा तो आपका 72। ये आपका 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा 6। तो आपका 1% की वैल्यू आपका 6 हो गया, तो 100% की वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 600। ठीक है, तो आपका कुल अंक कितना है तो आप बता देंगे 600। आगे की तरफ देखते हैं। 8 संख्याओं का औसत आपका 24 है। एक संख्या 32 को 20 में बदल दिया जाए तो नया औसत कितना होगा। देखिए 8 संख्या जो है आपका इसका औसत कितना है 24 है, तो 24 आठे कितना होता है 24 आठे आपका होता है 8 चौको 32, 8 दूना 16, 3 19, 192। और देखिए पहली एक संख्या जो है 32 की जगह पे क्या कर दिया जाए 20, यानी कि 32 ही आपका संख्या है, उसके जगह पे आप 20 कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा, यानी कि इसमें कितना कमी हो जाएगा तो 12 की कमी हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है 192 में आप क्या कर दीजिए 12 घटा दीजिए, तो ये आपका 180। टोटल संख्या नया औसत पूछा है तो टोटल संख्याओं का योग बटे आपका संख्या, तो आप 180 में 8 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 8 गुना के 16 और 8 16, फिर 2 बचेगा, फिर 8 गुना के 16 और 8 बचे 40, 22.5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन इसी तरह दिया है। देखिए ये दिया है 2 की पावर 3 और 2 की पावर 5 और ये आपका भाग में है, तो यहाँ क्या कर देंगे गुणा 2 की पावर आपका 4। तो देखिए ये 3 है, टोटल ये काट दीजिए 3 और इसके पास ये 4 है, तो सिर्फ 2 बच गया, इसमें से 2 एक और काट दिए तो ये आपका कितना बच गया 2 की पावर आपका 4। और 2 की पावर 4 की वैल्यू कितना होता है आपका 16। ठीक, अगला दिया है आपका किसी संख्या के वर्ग और उस संख्या से किसी संख्या के वर्ग उस संख्या से 5 गुने के बीच का अंतर कितना है, तो आपका 84। तो यदि संख्या धनात्मक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कोई संख्या आपका x है, उसके वर्ग से उस संख्या का 5 गुने, वर्ग से उस संख्या के 5 गुने के बीच का अंतर कितना है,
उस संख्या का मान लीजिए 5 गुने के बीच का अंतर कितना है, यहाँ पे क्या कर लेंगे, उस संख्या के 5 गुने के बीच का अंतर आपका 84 है। तो ये आपका बताना है कि धनात्मक संख्या आपको बताना है। यदि संख्या धनात्मक है तो ये आपका कितना हो जाए 5x माइनस 84 बटे आपका 0 होता है 84 का आप क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। आपको सबको पता होगा, ये बचपन में हम लोग पढ़े थे। तो ये आपका हो जाएगा ये आपका कितना हो जाएगा 4 और आपका 2 और ये आपका हो जाएगा 21 और मान लीजिए 7 तरीके 21। तो ऐसा क्या करें कि ये आपका जोड़ने और घटाने पे ये वाला संख्या प्राप्त हो जाए। तो आप ध्यान दीजिए, 2 दूना के 4, 4 से 12, 12 में से आप 7 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा 5, यानी कि एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 12x फिर प्लस 7x माइनस 84। ठीक है, तो x यहाँ पे x कामन ले लें तो x माइनस 12 और फिर यहाँ पे प्लस 7 कामन ले लेंगे तो x माइनस 12। हमको सिर्फ धनात्मक संख्या निकालना है, तो x माइनस 12 बराबर आपका 0 कर देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर आपका 12 हो जाएगा। यदि ऋणात्मक संख्या कौन हो जाएगा तो x प्लस 7 बराबर आपका 0, तो x बराबर आपका -7। ठीक है, तो ये आपका धनात्मक पूछा है तो धनात्मक संख्या कौन हो जाएगा आपका 12। अगला क्वेश्चन दिया है, किसी संख्या के उसकी 3/5 गुना मात्रा बढ़ाने पर परिणाम कितना हो जाता है 128 प्राप्त होता है। तो वह आपका संख्या बताइए, वह आपका संख्या बताना है। तो आपका संख्या क्या हो जाएगा, तो देखिए आप हम लोग सबसे पहले इसको क्या करेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए कोई संख्या मान लीजिए x है, इसमें आप क्या करिए 3/5 गुना बढ़ा दीजिए तो 3x/5 हो जाएगा। ठीक है, इसका परिणाम तो टोटल 128 के बराबर आ गया। बस इसको सॉल्व कर लीजिए तो 5x प्लस 3x बराबर 8/5 128। 8x बराबर आपका 8×5 = 40। अब ये हो जाएगा 5 दूना के 10, 4 14 और ये हो जाएगा 5, 5 1 6। आपका कितना हो जाएगा, तो आपका ये आएगा तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा 80। यही आपका क्या हो जाएगा, वह संख्या कितना है आपका 80। अगला क्वेश्चन है, देखिए पाई चार्ट से आपका क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित बार ग्राफ को 1 महीने के दौरान 5 अलग अलग शहरों से यात्रा करने वाले पुरुष और महिलाओं यात्रियों की संख्या दी गई है। ठीक है, ग्राफ को ध्यानपूर्वक आपका अध्ययन करना है और आपको क्या करना है, उत्तर देना है। तो देखिए ये आपका ग्राफ आपका दिख रहा होगा। ठीक है, ये आपका ग्राफ दिख रहा होगा और यहाँ पे बताना है, इसका उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, शहर सी और डी से आने वाली कुल यात्रियों की संख्या। ठीक, आने वाले कुल यात्रियों की संख्या और शहर ई से आने वाले कुल यात्रियों की संख्या से कितनी अधिक या कम है। तो सबसे पहले देखते हैं शहर सी और डी कुल यात्रियों की संख्या। तो शहर आपका सी दिया है और आपका शहर डी दिया है। तो शहर सी में आपका टोटल 600 और आपका फीमेल कितना है, तो टोटल 400, यानी कि 1000। यहाँ पे शहर ई में आपका 900 और आपका 800, 900 और 800 टोटल आपका कितना हो जाए 9 8 1700। ठीक है, तो इनके बीच का अंतर कितना है, टोटल आपका 700। ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा, दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो आपका 700। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है आपका, देखिए अब तो ये क्वेश्चन तो आप पढ़ ही लिए हैं, आपका ध्यान से आप पाई चार्ट को देखना है और क्वेश्चन को देखना है। क्या दिया है, शहर बी डी में पुरुष यात्रियों की कुल संख्या शहर ए में यात्रियों की कुल संख्या का अनुपात का कितना है। तो शहर बी डी में सिर्फ पुरुष देखना है, बी और डी में पुरुष देखना है, तो यानी कि 900, बी में 900 है और आपका डी में कितना है, तो डी में आपका है 700, टोटल आपका 1600।
ठीक है, 1600 पुरुष है। अब आगे दिया है कि शहर ए में यात्रियों की कुल संख्या, शहर ए में यात्रियों की कुल संख्या यानी कि 800 और आपका 600, 800 600 यानी कि 1400, इनके बीच का अनुपात कितना है? ये आपका कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7 और 8, 8 और 7 का क्या है आपका अनुपात है, तो कौन सा हो जाएगा? 8 7, आपका ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, देखिए अगला क्वेश्चन दिया है शहर बी ई में पुरुषों के कुल पुरुष यात्रियों की कुल संख्या, शहर डी और सी और डी में महिलाओं यात्रियों की कुल संख्या कितने प्रतिशत आपका कब है? देखिए बी और ई, बी क्या दिया है आपका? पुरुष, बी और ई में पुरुष दिया है यानी कि 900, और आपका ई में कितना दिया है आपका? पुरुष कितना है आपका? तो ये भी आपका 900, आपका टोटल 1800, ठीक है, टोटल आपका 1800। सी में कितना दिया है? महिला, महिला पूछा है, सी में आपका 400, और डी में आपका कितना दिया है आपका? 600। ये आपका टोटल आपका 1000 हो जाएगा। पूछा क्या है कि यात्रियों की कुल संख्या से कितना प्रतिशत आपका अधिक या फिर कम है। ये आपका क्या है? कितना प्रतिशत आपका अधिक या फिर कम है, तो इससे आपका क्या है? ये आपका अधिक है, तो कितना प्रतिशत आपका अधिक है, तो आप लोग क्या बोलेंगे? इन दोनों को घटा देंगे बटे 1000 से, सॉरी 800, 18 में से 1000 घटाएंगे और आपका 1000 से जैसे आप डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? आपका टोटल 80% क्या है? अधिक है। तो 80% टोटल आपका अधिक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है ये आपका अगला क्वेश्चन, ये आपका ग्राफ को सिर्फ देखते हैं और क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद आंसर निकालते हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या कहा है? यदि यदि किसी अन्य शहर यानी कि एफ में पुरुष यात्रियों की संख्या शहर ई के पुरुष यात्रियों की संख्या का 20% अधिक है, ठीक है, शहर ई के पुरुष यात्रियों का 20% अधिक है, तथा शहर एफ में तथा शहर एफ से महिला यात्रियों की संख्या शहर सी की महिला यात्रियों की संख्या से आपका क्या है? 25% अधिक है, तो शहर एफ से यात्रियों की कुल संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो शहर एफ से आपका यात्रियों की संख्या ज्ञात करना है। तो आप बताइए शहर एफ यानी कि आपका ए बी सी डी ई तक तो दिया ही है, लेकिन शहर एफ निकालने के लिए यहाँ पे साफ तौर पे दिया है, शहर एफ निकालने के लिए साफ तौर पे यहाँ पे क्या दिया है? कहा है कि ई जो है ई के पुरुष यात्रियों से 20% अधिक है, यानी कि ई जो है पुरुष यात्री आपका ये आपका हरा वाला है, तो 20% इससे यह अधिक है पुरुष का संख्या, तो 20% अधिक कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? तो आपका 9 दूना अरे 12 नवा 108, तो आपका ये हो जाएगा 12 नवा यानी कि 108 यानी कि 1080 हो जाएगा। ठीक, शहर एफ का पुरुष हो जाएगा, शहर एफ का पुरुष, यहाँ पे लिख दे रहे हैं पुरुष। ठीक है, आगे दिया है आपका शहर एफ में आपका महिला दिया है, तो सी से 25% अधिक है, तो सी से है जो महिला है आपका, सी का महिला कितना है? 400, इससे कितना अधिक है? 25% अधिक है, तो ये आपका निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ये आपका 5 और ये आपका 4 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा टोटल आपका 500। तो यहाँ पे पूछा है कि शहर एफ में कुल यात्रियों की संख्या बताना है, तो 1008 आपका 1080 पुरुष है और 500 आपका महिला है, तो टोटल संख्या कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 1580 आपका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सेकंड बिल्कुल सही है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला दिया है आपका, इसको सिर्फ बड़ा कर लेते हैं डायग्राम को ही। अगला दिया है कि सभी 5 शहरों में पुरुष यात्रियों की कुल संख्या बताना है, तो बस पुरुष यात्रियों की संख्या निकालने के लिए सभी को जोड़ देंगे। ये आपका 800 और ये आपका 900, इधर आपका 600 और ये आपका कितना हो जाएगा? 700। ये तो बहुत इजी डायग्राम है, 700 और ये आपका फिर 900। ठीक है, यहाँ पे औसत बल्कि पूछ दिया होता तो अच्छा भी रहता। ठीक,
यहाँ पे देखिए 8 9 17, 17 6 आपका 23, 23 7 आपका 30 हो जाएगा, 30 9 और 29, तो ये आपका हो जाएगा 29, अरे 30 9 39, तो ये आपका कितना हो जाएगा 3900। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन आपका डायग्राम से आ गया है, ठीक है। तो चलिए डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम देखिए, पहला आपका क्वेश्चन, डायग्राम को अच्छे से पढ़ते हैं फिर उसके बाद आंसर निकालते हैं। देखिए निम्नलिखित में से पाई चार्ट आपका अलग अलग बिल्डरों यानी कि आर एस टी यू और भी द्वारा निर्मित आपका कुल 5000 अपार्टमेंट का प्रतिशत विवरण दिया दर्शाया गया है, ठीक है। पाई चार्ट को ध्यानपूर्वक अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। तो ये आपका पाई चार्ट है, बिल्कुल आपको दिख रहा होगा। अब हमको पहला क्वेश्चन क्या दिया है? पहला क्वेश्चन दिया है टी और यू द्वारा निर्मित अपार्टमेंट के संख्या के बीच आपका कितना अंतर है। तो आपका टी कौन सा है? ये आपका टी है और यू वाला आपका ये है। कि इनके बीच में आपका अंतर पूछा है, तो टोटल आपका 22 में से आपका 16 चला गया तो कितना हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 6% का अंतर है। तो इसमें संख्या पूछ दिया है तो कितने में, यानी 5000 का। देखिए टोटल कुल संख्या है 5000, 5000 का यदि हम 6% निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा? तो आपका टोटल हो जाएगा 6×25 30, यानी कि 300 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये आपका 300 आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए यदि बिल्डिंग यस में 20% अधिक अपार्टमेंट निर्मित किए होते, बिल्डिंग यस ने 20% अधिक अपार्टमेंट निर्मित किए होते तो यस द्वारा निर्मित अपार्टमेंट की संख्या आर द्वारा निर्मित अपार्टमेंट की संख्या से कितना प्रतिशत होता? संख्या का कितना प्रतिशत होता, यानी कि आर का कितना प्रतिशत होता। तो ये हमको सॉल्व करना है। तो 20% अधिक निर्मित किए होते तो क्या होता है? देखिए सबसे पहले तो आपका टोटल अपार्टमेंट कितना है? कुल निर्मित अपार्टमेंट है यानी कि 5000 है, ठीक है। 5000 में आपका क्या कह दिया है? 5000 यस कहाँ है? तो आपका ये पीला वाला यस है, नहीं सॉरी ये वाला आपका यस है, ये वाला 18 वाला, ठीक है। देखिए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। ये आपका 18 वाला क्या है? आपका यस है। तो 18% इसका पहले निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 18×5 = 90 यानी कि 900, ठीक है। 18×5 = 900 आपका हो गया। अब क्वेश्चन क्या दिया है? 20% अधिक निर्मित करने पे, तो निर्मित आपका 20% आपका अधिक निर्मित कर लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 12 नवा 100 वाट, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा 1080। क्वेश्चन पूछा क्या है? दिया है अपार्टमेंट की संख्या आर द्वारा निर्मित अपार्टमेंट की संख्या से कितना प्रतिशत होती है? अपार्टमेंट की संख्या का कितना प्रतिशत होती है? तो आर कहाँ पे है? तो आपका आर नीला वाला है, यानी कि 24%। 5000 का यदि हम 24% निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 5 चौक 20, 5 दूना के 10, 10 दू 12, तो आपका ये आपका हो जाएगा 1200, ठीक है। तो इसका बताना है कितना परसेंट आपका 1080 है, तो यही निकाल लीजिए। 1080 इसका 100%, तो ये परसेंटेज में निकालने के लिए 12 नवा 100 वाट यानी कि 90% है, ठीक है। तो 12 नवा 100 वाट आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला ही बिल्कुल करेक्ट दिया है, 80% 90%। आगे दिया है आपका, बस इतना याद रखिएगा, आपका टोटल अपार्टमेंट की संख्या कितना है? 5000 है, कंफ्यूज मत होइएगा, बस यही। चलिए आगे क्वेश्चन दिया है बिल्डर भी द्वारा निर्मित अपार्टमेंट की संख्या बिल्डर आर और यू द्वारा निर्मित अपार्टमेंट की संख्या का अनुपात क्या है? बिल्डर आपका भी यानी कि 20%, तो 5000 का आप 20% निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? यानी कि 1000
और आर और यू, आर कौन सा है, आर आपका 24% है, और यू कौन सा है, पीला वाला। तो 24 6 और 24 16 आपका कितना हो जाएगा, आपका 40, आपका 40%। तो यानी कि 40%, यानी 5,000 का 40% हम निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, 40% हम निकालते हैं तो आपका हो जाएगा 5 चौक 20, लगभग आपका 2,000। इसी का रेशियो पूछा है तो 1,000 रेशियो आपका 2,000 कितना हो जाएगा, तो आपका 1:2। ये आपका आंसर कौन सा आएगा, 1:2, ऑप्शन नंबर सेकेंड बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, यदि टी और यू द्वारा यदि बिल्डर टी और यू द्वारा मिलकर निर्मित अपार्टमेंट की कुल संख्या बिल्डर आर और भी द्वारा निर्मित अपार्टमेंट की संख्या की कितनी प्रतिशत कितनी अधिक या कम है। तो टी और यू द्वारा निर्मित अपार्टमेंट की कुल संख्या, टी और यू द्वारा निर्मित अपार्टमेंट की संख्या कितना हो जाएगा, तो निकाल लीजिए इसका। टी और यू, टी कौन सा है आपका 22%, यू कौन सा है आपका 16%, यानी कि 8 हो गया 3, 38% टोटल हो गया ये। यू कौन सा है, अरे आर और भी, आर दिया है 24% और भी दिया है आपका 20%, तो टोटल ये कितना हो गया 44%। बताना है कौन अधिक है कौन कम है। ठीक है, तो इसका हम 5,000 का 38% हम निकालेंगे तो 5,000 का 38% कितना हो जाएगा, तो 8×25 = 40, 5×3 = 15, 4×19 यानी कि 1,900। और इसका 44%, 5,000 का 44% यदि हम निकालेंगे, 44%, 44% निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 और 5 चौक 20 2 22। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा 2,200। तो बताना है कि एक ही संख्या से कितनी अधिक या फिर कम है, कितना अधिक है आपका। तो इन दोनों को कुल मिला जुला के क्या करना है, इनका बीच का अंतर बता देना है। तो 2,200 में से आप 1,900 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 300 तो बचेगा। तो आपका कितने का अंतर है, आपका 300 का अंतर है। ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, बिल्डर एक्स द्वारा निर्मित अपार्टमेंट की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जो बिल्डर यू द्वारा निर्मित अपार्टमेंट से 15% और आपका यस द्वारा निर्मित अपार्टमेंट से यस द्वारा निर्मित अपार्टमेंट की कुल संख्या के योग के बराबर है। यानी कि यू कौन सा है आपका, ये वाला, जो बिल्डर यू द्वारा निर्मित अपार्टमेंट के 15%, तो इसका कितना है आपका 15% है यू के। तो सबसे पहले तो हम लोग 16% निकाल लेंगे, फिर उसका क्या करेंगे 15% कर देंगे। ठीक है, तो आप देखिए 5,000 का 16% निकाल देंगे तो बिल्डर यू का आपका अपार्टमेंट की संख्या आ जाएगा। 16% हम लोग जैसे करेंगे तो 16×5 = 80, आपका 800 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 800, इसमें दिया है आपका यू द्वारा निर्मित अपार्टमेंट का 15%, तो इसका 15% हम जैसे करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 15×8 = 120, टोटल आपका 120 हो जाएगा। और आपका यस द्वारा निर्मित अपार्टमेंट की संख्या के योग के बराबर है। तो यस कहाँ है, यस आपका 18%, तो 5,000 का आप 18% निकाल देंगे, कितना हो जाएगा 18×5 आपका 90, 900। तो इन दोनों का योग ही क्या हो जाएगा, बिल्डर यक्स का आपका अपार्टमेंट की संख्या आ जाएगा। तो 900 ये हो गया और प्लस 120 ये हो गया, तो टोटल कितना हो गया आपका 1,020। ऑप्शन कौन सा आया है, 1,020 ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए आपका अगला ग्राफ शुरू हो गया, और ये सब दोस्तों क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ को अच्छे से पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित रेखा में आपका सन 2020 से 2024 तक के इतिहास और विज्ञान चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या दी गई है।
ठीक है। ग्राफ को ध्यानपूर्वक अध्ययन करके प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक, तो ग्राफों को ध्यानपूर्वक पढ़ के आपको प्रश्नों को उत्तर देना है। तो देखिए 2023 में विज्ञान चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या और 2024 में आपका 2024 में इतिहास चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या में प्रतिशत बताना है। विद्यार्थियों की संख्या से कितने प्रतिशत आपका अधिक है। तो देखिए साइंस आपका ऑरेंज वाला है, हिस्ट्री आपका कौन सा, आपका नीला वाला दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए 2023 कौन है, 2020, 2021, 2022, 2023। 2023 आपका ये वाला है। 2023 में आपका क्या दिया है, विज्ञान। तो विज्ञान कौन सा है आपका 200। और 2024 आपका ये है। 2024 में इतिहास, इतिहास कितना दिया है आपका, इतिहास यानी कि 160। ठीक है, यही आपका ये दिया है। तो पूछा है कि इससे कितना प्रतिशत अधिक है। तो कितना प्रतिशत अधिक है, तो आप लोग क्या बताएंगे, आपका 40। आपका ये देखिए ये 200 में से 160 घटा देंगे तो एक आपका कितना परसेंट हो जाएगा, 40। और 200 संख्या में से 160 घटा देंगे तो 40 अधिक है। तो किस पे निकालेंगे, 160 पे बटे 100 कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा। और ये आपका 4 चौको 16 और ये काट देंगे तो आपका कितने बार में जाएगा, 25%। यानी कि कितना प्रतिशत अधिक है, तो आप लोग क्या बताएंगे, 25%। कौन सा ऑप्शन दिया है आपका, 25%। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आपका 2022 में इतिहास और विज्ञान में चुनने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या। इतिहास और विज्ञान में चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या 2024 में इन्हीं विषयों को चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या के बीच का अंतर बताना है। तो संख्या के बीच के अंतर बताना है यानी कि घटा देना है। तो देखिए इतिहास और विज्ञान 2022 कौन सा है, ये वाला। तो 150 और 180 कितना हो जाता है, तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 330। ठीक, और 2024 में इन्हीं विषयों में 2024 में इन्हीं विषयों में चुने गए विद्यार्थियों के बीच का अंतर बताना है। तो 2024 में ये दोनों क्या हो जाएगा, 160 है ना, 160 प्लस 140 कितना हो जाएगा आपका, आपका 3। इनके बीच का अंतर कितना है, तो 330 में से 300 घट जाएगा तो आपका 30। ऑप्शन नंबर पहला ही बिल्कुल दिख रहा है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है आपका 2024 में यदि इतिहास चुनने वाले 40 विद्यार्थी और विज्ञान चुनने वाले 40 विद्यार्थी अपने अपने विषय में उत्तीर्ण हुए तो दोनों विषय में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल संख्या बताना है। ठीक है, तो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को क्या बताना है, कुल संख्या बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपका पहले देखेंगे आपका 2024 तो आपका ये वाला है, ये आपका 160 और 140 दिया है। ठीक है, इसमें से क्या करेंगे, चुनने वाले विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो आपका चुनने वाला विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए तो आपको बताना है दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या बताना है। तो एक बात बताइए 2024 में इतिहास चुनने वाले विद्यार्थी 40 और आपके विज्ञान चुनने वाले विद्यार्थी भी 40, तो दोनों विषय में आपके उत्तीर्ण हुए। तो एक बात बताइए ये आपका 160 है, 160 हिस्ट्री है। ठीक, इसमें 40 विद्यार्थी उत्तीर्ण हो गए तो आपका अनुत्तीर्ण कितने हो गए, 120। उसी तरह आपका ये 140 है तो इसमें भी 40 विद्यार्थी उत्तीर्ण हो गए तो ये आपका अनुत्तीर्ण कितने हुए, 100। ठीक है, तो इन्हीं का क्या बताना है, कुल संख्या बताना है कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो 220 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल करेक्ट है। आगे की तरफ देखते हैं।
2020, 2022, 2024 में इतिहास चुनने वाले विद्यार्थियों का औसत संख्या बताना है। हिस्ट्री आपका ये है, 2020 में 140, 2022 में आपका 180 और 2024 में आपका 160। तो इसका औसत बताना है तो टोटल संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 0, 8, 4, 12 और 12, 6, 18, 3 और 1, 4, 480 आपका ये हो जाएगा। ठीक है। और आपका औसत संख्या तो टोटल संख्या का योग बटे टोटल संख्या, तो टोटल संख्या 3 है, कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 छके 18, 160 आपका करेक्ट आंसर आएगा। तो 160 कौन सा दिया है, ऑप्शन नंबर सेकेंड ही बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन दिया है आपका 2021 में इतिहास और विज्ञान चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या 2019 से संबंधित संख्या से क्रमशः आपका 20% और आपका 25% आपका अधिक थी। तो 2019 में इतिहास और विज्ञान चुनने वाले विद्यार्थियों को कुल संख्या ज्ञात करना है। तो आप एक बात बताइए, यदि 2021 में आपका दिया है इतिहास और विज्ञान चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या 2019 से संबंधित आपका 20% और 25% क्या थी, अधिक थी। तो आप एक बात बताइए, 2021 में से आप 20% और 25% घटा देंगे तो 2019 वाले विद्यार्थियों को कुल संख्या आ जाएगा। तो बिल्कुल सही। तो चलिए, तो 2021 आपका ये दिया है, तो पहला दिया है आपका इतिहास का 150, हमको क्या करना है, 25% आपको अधिक है तो यही आपको 25% इसमें से निकालना है। तो अधिक ऑलरेडी इसमें जुड़ा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे आपकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक, ये कितना हो जाएगा, काट देंगे तो आपका ये हो जाएगा आपका आप ये 5 और ये आपका 6, टोटल आपका 6 दुना के 12 और 6 पचे आपका 30, 125 आएगा। ठीक, ये आपका 125 आ गया। अगला दिया है 130, 130 है ना, 130 और यहाँ पे आपका 25% अधिक है, तो 25% अधिक है ये, तो आपका ये 125% अधिक, 4 और 5 काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 गुना के 10, 5 6 के 30 और 26 चौको 104 होता है। बस दे दिया है कि इतिहास और विज्ञान में कुल संख्या ज्ञात करना है विद्यार्थियों की कुल संख्या, तो 125 और 104 जोड़ देंगे तो कुल संख्या कितना हो जाएगा, 229। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो 229 आपका पहला ही बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, देखिए नया डायग्राम शुरू हो गया। क्वेश्चन इसको ध्यान से पढ़ेंगे और क्या करेंगे, लगाएंगे। दिया है आपका निम्नलिखित तालिका में जून से अक्टूबर तक बुक स्टोर पी द्वारा बेची गई पुस्तकों की संख्या, बुक स्टोर आपका पी और क्यू द्वारा मिलकर बेची गई पुस्तकों की कुल संख्या दी गई है। तालिका को ध्यानपूर्वक अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए महीना दे दिया है आपका जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर आपका दे दिया है। बुक स्टोर पी दे दिया है और यहाँ पे कुल बुक स्टोर पी और क्यू दोनों दे दिया है। तो कभी भी हम पी और क्यू इसमें दोनों दिया है, ये पी दिया है, कभी क्यू का वैल्यू जब पूछेगा निकालने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, पी और क्यू में से तो पी को घटा देंगे तो क्यू का वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए अब क्वेश्चन करते हैं, जून और अगस्त में बुक स्टोर क्यू द्वारा बेची गई पुस्तकों की कुल संख्या तथा इन्हीं महीनों में आपका पी द्वारा बेची गई आपका कुल पुस्तकों की कुल संख्या बताना है, क्रमशः अनुपात क्या है। यहाँ पे क्यू पूछ दिया है और यहाँ पे पी पूछ दिया है अलग अलग। तो देखिए जून और अगस्त में क्यू द्वारा बेची गई पुस्तकों की संख्या पूछा है। तो 690 में से आप 360 घटा दीजिए जून का, तो निकल जाएगा आपका 330 आपका क्यू की संख्या। ठीक, और आपका अगस्त, ये आपका जून का हो गया, अगस्त का पूछा है, अगस्त का भी निकाल लीजिए। तो अगस्त आपका 780 में से 420 घटा लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, क्यू का वैल्यू अगस्त का यहाँ पे 6
और आपका 360। ठीक। अब देखिए, पूछा है कि अनुपात पूछा है, तो इन दोनों का आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 330 360 जैसे जोड़ देंगे तो आपका 690। ठीक है, 690। आप देखिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, 690 आपका एक ही चीज का मल्टीपल, आपका 69 किसका मल्टीपल दिख रहा है, 23 का। ठीक है, 69 आपका 23 का मल्टीपल दिख रहा है, तो यहाँ पे आपका ऑलरेडी आंसर आ चुका है। पूरा क्वेश्चन करना चाहते हैं तो 690 आपका ये हो गया, और आपका पी का दिया है तो पी का 360, और आपका अगस्त दिया है 420। निकाल लीजिए तो आपका 6 दुआ 7, तो ये आपका 780 दे दिया है। काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 23 रेशियो आपका 26। 23 रेशियो आपका 26, आपका नंबर करेक्ट हो गया। तो कभी कभी हम मल्टीपल भी ध्यान देते हैं कि यदि मल्टीपल हो गया तो आप डायरेक्ट वहीं से निकाल लेंगे, इससे आपका क्या होगा, लगभग 5 से 10 सेकेंड आपका बच जाएगा। अगला दिया है क्वेश्चन आपका, सितंबर में क्यू द्वारा बेची गई पुस्तकों की संख्या। सितंबर क्या दिया है, कहाँ पे, सितंबर। क्यू निकालना है तो आपका पी दिया है और पी क्यू दिया है, तो क्यू निकाल लीजिए। 340, ये आपका 2 3 320 हो जाएगा। आगे दिया है जुलाई और सितंबर में पी और क्यू द्वारा बेची गई पुस्तकों की कुल संख्या। बेची गई पुस्तकों, सॉरी, बेची गई पुस्तकों की कुल संख्या का कितने परसेंट है, पी और क्यू द्वारा। तो पी आपका, क्यू जुलाई और सितंबर दिया है ना, तो जुलाई कहाँ पे है, 640, और सितंबर कहाँ पे है, 660। टोटल आपका कितना हो जाएगा, 1300। तो इसी का बताना है कि 1300 में आपका 320 कितना परसेंट है। ठीक है, तो यहाँ परसेंटेज निकाल लीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा, 13 दूना के 26 और 13 चौको 52। ठीक है, आपका लगभग 24। 24 आंसर आपका आना चाहिए, 24 पॉइंट कुछ दिया है, तो देखिए एक ही ऑप्शन में 24 दिख रहा है, आपका ये पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, अगस्त में बुक स्टोर पी और क्यू द्वारा बेची गई पुस्तकों की संख्या 20% और 40% की वृद्धि हो जाए तो बताना है कि दोनों महीनों में बेची गई बुक स्टोर की कुल संख्या कितनी है। कुल संख्या ज्ञात करना है, तो ये आपका अलग अलग दिया है, तो अलग अलग हम जैसे दिया है आपका निकाल लेंगे। ठीक है, तो अलग अलग आपका क्वेश्चन दिया है तो अलग अलग क्या करेंगे, हम लोग निकाल लेंगे। तो अगस्त का देखिए, तो क्वेश्चन दिया है अगस्त में पी और क्यू द्वारा बेची गई पुस्तकों का क्रमशः आपका वृद्धि इतना होता है। तो आपका देखिए पी का पहले निकाल लेंगे, तो यहाँ पे पी कितना दिया है अगस्त में, तो 420। 420 का आप 20% वृद्धि कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 12 दुना के 24 और 12 तेईस 36 12 चौको 48 2 50, 504 हो जाएगा। ठीक, 500 आपका 4 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या दिया है आपका, उसी तरह 420 में आपका 20%, 420 20% वृद्धि 504। चलिए आगे दिया है उसी तरह आपका क्यू का निकाल लीजिए, तो क्यू का कहाँ निकालने के लिए क्या करेंगे, कितना दिया है, अगस्त का दिया है ना, तो अगस्त आपका 780 दिया है। क्यू का निकालने के लिए 420 आप घटा देंगे, आपका 6 और ये 4 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 360। 360 में आप 40% का आप वृद्धि कर दीजिए, कितना हो जाएगा, तो 14 छः 84 और 14 28 14 42 42 दो 42 42 और 8 कितना हो जाएगा, 50। ये भी आपका कितना हो जाएगा, 360 का 44, सॉरी, 14 में 28 84 या 14 28 42।
ये 504, 504 ये भी हो गया। ठीक, दोनों का हमको पूछ दिया है कि कुल संख्या निकालना है, तो 504 प्लस 504, ये भी 504, 504, तो टोटल कितना हो जाएगा? 1000 आपका 8 हो जाएगा। आपका 1008 कौन सा ऑप्शन दिया है आपका? 1008 ये वाला, थर्ड वाला बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, बुक स्टोर क्यू जून और जुलाई में आपका 750 पुस्तकें आपका क्या की गई? रखी गई बुक स्टोर क्यू में। तो बुक स्टोर क्यू में आपका कितने पुस्तकें रखी गई? जून और जुलाई में आपका 750 पुस्तकें, प्रत्येक महीने आपका 750 पुस्तकें रखी गई। ठीक, आगे क्वेश्चन दिया है, इन दोनों महीनों में क्यू की कुल बिना बिक्री पुस्तकों की संख्या बताइए। यहाँ पे आप देखिए, आपका जून और जुलाई देखना है, तो जून आपका ये है और जुलाई आपका ये है। 690 में से आप 360 घटाएंगे तो आपका जून का बेची गई पुस्तकों की संख्या निकल जाएगी। तो आपका 690 में से 360 घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 330। ये आपका बेची गई पुस्तक। और यहाँ पे दिया है आपका जुलाई का, निकाल लीजिए। तो जुलाई कहाँ है? 640 में 300 घटा देंगे, तो 640 में 300 घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 340 हो जाएगा। ये आपका जून का और जुलाई का, ये जून हो गया और ये आपका जुलाई हो गया। ठीक है, ये आपका दोनों मिलके कितना हो गया? अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रत्येक महीने 720 पुस्तकें आपका क्या की जाती है? रखी जाती है। प्रत्येक महीने आपका 720 पुस्तकें आपका रखी जाती है। तो आगे दिया है कि इन दोनों महीने में क्यू बिना बिक्री पुस्तकों की संख्या बताइए। क्यू की बिना बिक्री के पुस्तकों की संख्या बताइए। तो क्यू की इन दोनों महीनों की, तो आपका जून में आपका रखी जाने वाली पुस्तक कितना है? जून और जुलाई में आपका रखी जाने वाली पुस्तक आपका 750 है। ठीक है, अब देखिए 750 में से आप 300, ये आपका 30 घटा दीजिए तो आपका बिना, ये तो आपका बेची गई हैं तो इसमें से घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? बिना बेची वाली संख्या आ जाएगी। कितना हो जाएगा? 420। ठीक, उसी तरह जुलाई में भी क्या है? जुलाई में भी 750 पुस्तक रखी गई हैं, तो 750 में से आप 340 घटा दीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 340 घटाएंगे तो 0 और 1 और आपका कितना हो जाएगा? 4। ये आपका दोनों पुस्तकें निकल गई। तीन दोनों की संख्या बताना है, तो बिना बेची हुई पुस्तकों की संख्या कितना हो जाएगा? तो 0 3 8, 830। 830 आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, जून, अगस्त और अक्टूबर में बुक स्टोर क्यू द्वारा बेची गई पुस्तकों की औसत संख्या बताना है। तो आपको उल्टा पूछा है। ठीक है, तो क्यू पूछा है, आपका पी ऑलरेडी दिया है, तो इसको घटा के फिर क्या करेंगे? संख्या को जोड़ देंगे और बटे 3 से भाग दे देंगे, क्योंकि 3 आपका संख्या दिया है। करते हैं, तो देखिए जून का क्या दिया है आपका? 690 में से 360 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 330। अगस्त दिया है, अगस्त में 680, 780 में 420 घटाएंगे, 420 घटाएंगे, ये आपका आ जाएगा 360। ठीक, और अक्टूबर में 750 में आपका 390 घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 15 में से 9 जो आपका 6 और ये आपका 360 ये भी आएगा। इन दोनों, इस सभी को जोड़ लीजिए तो यानी कि 0, अच्छा 2 का 12, 3 15 और ये हो जाएगा 3 3 का 9, 9 1 10, 1050। 1050 में आप 3 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 3 का 9, 3 5 15 और 0 हो जाएगा। ठीक, तो 350 आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा दिया है? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है हिंदी के क्वेश्चंस। ये आपके हिंदी का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे?
इसको पढ़ लेंगे या फिर एक बार क्वेश्चन को देख लेंगे, फिर उसके बाद पढ़ते हैं, पैसेज पढ़ते हैं तो आपका आंसर आएगा। ठीक, क्वेश्चन पूछा है गद्यांश में मतभेद किस प्रकार, मतभेदों को किस रूप में स्वीकार किया गया। पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है गद्यांश के आधार पे वास्तविक विकास का सबसे उपयुक्त उदाहरण क्या है। दूसरा क्वेश्चन ये है। तीसरा आपका दे दिया है गद्यांश के अनुसार जल संकट की स्थिति कब गंभीर हो जाती है, ये भी आपका दे दिया है। ठीक, एक बार इसको पढ़ लेते हैं ताकि दिमाग में सेट रहे। ठीक, पुराने तालाबों के संबंध में लेखक का दृष्टिकोण क्या है। अगला क्वेश्चन दिया है लेखक के अनुसार जल संरक्षण को अस्थायी बनाने के लिए आवश्यक क्या है। गद्यांश की छोटी से छोटी सावधानी को व्यापक प्रभाव किस बात पर निर्भर करती है। ये आपका अगला पैसेज है, इसको पढ़ लेते हैं एक ही बार, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पूरा को खत्म करते हैं। दिया है गद्यांश के आधार पर जल संकट के अस्थायी समाधान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण सबसे उपयुक्त है। ये आपका क्वेश्चन सभी पढ़ लिए हैं। अभी एक एक करके पैसेज को हम लोग खत्म करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, आंसर देते हैं। देखिए क्वेश्चन, अब देखिए पैसेज पढ़ते हैं तो पैसेज दिया है आपका किसी समाज की पहचान। देखिए यहाँ से किसी समाज की पहचान केवल उसकी इमारत, केवल उसकी ऊंची इमारतों और चौड़ी सड़कों या फिर बढ़ती हुई आपका आय से नहीं होती। समाज का वास्तविक विकास इस बात से समझ आता है कि वहाँ रहने वाले लोग अपने आसपास की परिस्थितियों के प्रति कितने सजग और उत्तरदायी हैं। यदि किसी नगर में सुविधाओं की कमी नहीं है लेकिन लोग सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता, यातायात और नियमों और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा के प्रति उदासीन है तो उस नगर की बाहरी चमक उससे वास्तविक विकास के प्रमाणित नहीं करती है। विकास का अर्थ है केवल साधनों का विस्तार नहीं बल्कि उन साधनों का विवेकपूर्वक उपयोग, आदत का निर्माण भी है। ठीक, आज शिक्षा का प्रसार अपेक्षा आज शिक्षा का प्रसार आपका पहले ही अपेक्षा बहुत अधिक हुआ है। विद्यालयों और महाविद्यालयों की संख्या बढ़ी है तथा सूचना के साधन भी सहज उपलब्ध हैं। फिर भी शिक्षा का उद्देश्य केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करना नहीं हो सकता। शिक्षा तब सार्थक होती है जब वह व्यक्ति में प्रश्न पूछने और सही और गलत का अंतर तथा अपने निर्णय का परिणामों को समझने की क्षमता उत्पन्न करे। केवल बहुत सी सूचनाएं याद कर लेना ज्ञान नहीं है। ज्ञान तब उपयोगी बनता है जब वह व्यवहार में, विवेक में, जिम्मेदारी के रूप में धारण करता है। अगला दिया है इस प्रकार के लोकतंत्र में केवल मतदान करने की प्रक्रिया मानना भी उसके व्यापक अर्थ को सीमित करना है और लोकतांत्रिक व्यवस्था नागरिकों में जागरूक सहमति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति और अपने कर्तव्यों के प्रति सजगता की अपेक्षा करती है। इस समाज में लोग आपके अपने अधिकारों की चर्चा तो करते हैं लेकिन आपके सार्वजनिक हित के जुड़े दायित्वों को अनदेखा कर देते हैं। वहाँ लोकतंत्र की भावना अधूरी रह जाती है। मतभेद लोकतंत्र की कमजोरी नहीं बल्कि स्वस्थ स्वाद के आधार पर हो सकता है, बशर्ते उसमें सम्मान और तर्क का स्थान बना रहे। ठीक, इसलिए किसी राष्ट्र की उन्नति समझने के लिए केवल आर्थिक आंकड़ों और भौतिक सुविधाएं को देखना पर्याप्त नहीं है। नागरिक की चरित्र, सामाजिक विश्वास, सार्वजनिक जिम्मेदारी और भविष्य के प्रति उसकी संवेदनशीलता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। वास्तविक विकास वही है जिसमें सुविधा के साथ विवेक, अधिकार के साथ कर्तव्य और वर्तमान के साथ आपका भविष्य की चिंताएं जुड़ी हो। ठीक है, ये आपका पैसेज हो गया। अब चलिए आपका आंसर देते हैं एक एक। क्वेश्चन दिया है गद्यांश, क्वेश्चन क्या दिया है,
गद्यांश के मतभेद किस प्रकार स्वीकार किया गया है? गद्यांश के मतभेद आपका किस प्रकार स्वीकार किया गया है, तो आप लोग क्या बताएंगे? आपका पहला ऑप्शन दिया है आपका लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए पूर्णतः हानिकारक। ये आपका बिल्कुल गलत है। सामाजिक विकास का अनावश्यक बाधा, ये भी गलत है। तो आप स्वस्थ संवाद के आधार पर यदि उसमें समान तर्क बना रहे तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है आपका वास्तविक विकास के संबंध में वास्तविक विकास की सबसे उपयोगी अवधारणा कौन सी है? वास्तविक विकास की सबसे उपयोगी अवधारणा कौन सी है, तो आप लोग क्या बताएंगे? 4 ऑप्शन दिया है अधिक सुविधाएं प्राप्त करना, अधिक उपभोग करना, तो ये आपका बिल्कुल गलत है वास्तविक विकास के लिए। आर्थिक वृद्धि को सामाजिक जिम्मेदारी से अलग करना, ये भी आपका गलत है। सुविधा, विवेक और अधिकार, कर्तव्य और भविष्य की चिंता को संतुलन स्थापित करना, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे क्वेश्चन दिया है आपका गद्यांश के अनुसार जल संकट की स्थिति कब गंभीर हो जाती है? गद्यांश के अनुसार जल संकट की स्थिति कब गंभीर हो जाती है? जल वाला तो आपका नहीं है, जल वाला तो हम लोग पढ़े ही नहीं है। ये आपका देखिए अलग पैसेज आ गया। ठीक, चलिए इसको पढ़ते हैं। असीमित संसाधन, सॉरी ये तो आप पढ़ चुके हैं ना, अभी तो यहीं पढ़े हैं। जल वाला क्या दिया है आपका? ये किसी समाज की पहचान नहीं, ये जल वाला आपका अलग है। पढ़ते हैं इसको भी। जल मनुष्य का जीवन का आधार है, फिर भी इसकी उपलब्धता मनुष्य लंबे समय तक पर्याप्त रूप में सजग नहीं रहा। जिन क्षेत्रों में नदियां, तालाब और कुएं सहज उपलब्ध रहे हैं, वहां जल को प्रायः असीमित संसाधन समझ लिया गया है। आधुनिक तकनीक ने भूमिगत जल तक पहुंचने का आसान कर दी है, लेकिन इस सुविधा ने कई स्थानों पर जल के अत्यधिक दोहन को बढ़ावा भी दिया है। ठीक है, जब किसी संसाधन का उपयोग उसकी पुनः पूर्ति की क्षमता से अधिक होने लगे, तब उसकी कमी केवल भविष्य की समस्या नहीं बनी रहती, बल्कि वर्तमान के जीवन को भी क्या करती है? प्रभावित करती है। जल संकट का समाधान केवल नए जल स्रोत खोजने में नहीं, बल्कि वर्षा के जल को सुरक्षित रखना, पारंपरिक जल स्रोतों का पुनर्जीवित करना और पानी के उपयोग का अनावश्यक अपव्यय को रोकना उतना ही आवश्यक है। किसी गांव का पुराना तालाब केवल पानी जमा करने का स्थान नहीं होता, वह भूजल के स्तर बनाए रखने के लिए आसपास के पर्यावरण को संतुलित रखने और अनेक जीवों के लिए आश्रय उपलब्ध कराने में भी सहायक हो सकता है। इसलिए पुराने जल स्रोतों को अनुपयोगी मानकर छोड़ देना दूरदर्शी नहीं है। ठीक, आगे दिया है जल संरक्षण की जिम्मेदारी केवल प्रशासन या किसी विशेष संस्था की नहीं हो सकती। घर में नल खुला छोड़ देना, अनावश्यक से अधिक पानी बहाना, वर्षा के पानी को बिना उपयोग के बह जाने देना छोटी बातें लग सकती हैं, लेकिन जब यही व्यवहार बड़ी संख्या के लोगों द्वारा दोहराया जाता है तो उसका प्रभाव व्यापक हो जाता है। इसलिए विपरीत छोटी छोटी सावधानियां सामूहिक रूप से बड़ा परिवर्तन ला सकती है। जल बचाने के लिए आदत तभी अस्थायी बनी रहेगी जब वह केवल संकट के समय प्रतिक्रिया न रहकर दैनिक जीवन में भी सामान्य व्यवहार बन जाए। अगला दिया है वास्तविक विकास वही है जिसमें आपका वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी संसाधन सुरक्षित रखें। जल का संरक्षण केवल पानी बचाना नहीं, बल्कि जीवन, पर्यावरण और सामाजिक संतुलन की रक्षा करना। इसलिए जल संकट की अस्थायी संसाधन तकनीकी का साथ साथ विवेक पूर्ण उपयोग भी सामुदायिक भागीदारी और जिम्मेदार व्यवहार निहित है। तो अब आपका दिया है क्वेश्चंस। ठीक है, आपका क्वेश्चंस क्या दिया है?
गद्यांश के अनुसार जल संकट की स्थिति कब गंभीर हो जाती है? कब गंभीर होती है? जब जल उपयोग क्षति पुनः पूर्ति की क्षमता से भी क्या हो अधिक होने लगता है, तो ये क्या होता है, स्थिति गंभीर हो जाए, यानी कि जल का उपयोग उसकी पुनः पूर्ति की क्षमता से क्या हो, आपका अधिक उपयोग होने लगे। अगला क्वेश्चन दिया है, पुराने तालाबों का संबंध लेखक का दृष्टिकोण क्या है? तो पुराने तालाबों का संबंध से लेखक का दृष्टिकोण क्या है, तो आप लोग क्या बताएंगे? आप लोग बताएंगे ये जल संग्रह के साथ पर्यावरण और भूजल संतुलन में भी क्या होता है, सहायक हो सकते हैं। ठीक है, आगे दिया है आपका अगला क्वेश्चन, लेखक के अनुसार जल संरक्षण को अस्थायी बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो जल संरक्षण को अस्थायी बनाने के लिए आप लोग क्या आवश्यक बताएंगे? तो आपका जल संरक्षण को दैनिक जीवन में सामान्य आदत बनाई जाए। ठीक है, यानी कि जल को बचाने के लिए एक सामान्य प्रक्रिया, सामान्य आदत, हैबिट बना लिया जाए, तब आपका ये आपका आवश्यक है। चलिए आगे दिया है आपका, गद्यांश की छोटी छोटी सावधानियां के व्यापक प्रभाव की बातें किस संदर्भ में की गई हैं? छोटी छोटी सावधानियां किस संदर्भ में की गई हैं? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला ही, व्यक्तिगत व्यवहार और सामूहिक परिणामों के संदर्भ में। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है आपका, यह है गद्यांश के आधार पर जल संकट के अस्थायी समाधान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण सबसे उपयुक्त है? कौन सा दृष्टिकोण सबसे उपयुक्त है? तो आप लोग क्या बताएंगे? तकनीक, विवेकपूर्ण उपयोग और सामुदायिक भागीदारी, जिसमें आपका व्यवहार का समन्वय करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल थर्ड सही हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में शब्द का प्रयोग संबंधित क्या है, आपका अशुद्धि है, यानी कि अशुद्ध कौन है? तो पहला देखिए, उसने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया, तो ये आपका करेक्ट है, अशुद्धि बताना है, यानी कि गलत कौन है। दूसरा दिया है आपका, मुझे आपकी बात पर विश्वास है, ये भी आपका सही है। मुझे वह अपने मित्र से मिलने गया, वह अपने मित्र से मिलने गया, ये भी आपका सही होगा। मैंने उसे सलाह दी, मैंने उसे सलाह दी, ये आपका मैंने उसे सलाह दी, ये आपका क्या है, अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा कि मैंने उसे सलाह दी है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। ठीक, आगे की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है, युग्म कवि और कृति के दृष्टिकोण से सही है? कवि और कृति, यानी कि आपका कवि दे दिया, उनकी कृति बताना है, यानी कि उन्होंने कौन सा उनका लेखक दिया है, और उनका कविता या फिर लेखक आपका रचना का नाम दिया है। ठीक है, तो आपका दिया है रामधारी सिंह दिनकर, यानी कि उर्वशी। रामधारी सिंह दिनकर कौन सा लिखे थे? रामधारी सिंह दिनकर आपका उर्वशी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, देखिए जयशंकर प्रसाद की रचना क्या है, तो आप क्या बताएंगे? कामायनी है, कामायनी है। और आपका महादेवी वर्मा का आपका यामा होता है। ठीक है, ये आपका उल्टा दे दिया, तो इसलिए गलत हो जाएगा। और सुमित्रानंद पंत का आपका क्या होता है, इनका रचयिता जो है आपका सुमित्रानंद पंत का आपका रचयिता कौन है? लोकायतन होता है। ठीक है, लोकायतन, इनके रचयिता का नाम है लोकायतन। और साकेत किसकी रचना है? साकेत बता देंगे मैथिली शरण गुप्त का, मैथिली, ये गुप्त का है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त का है। ठीक, तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से
पर्यायवाची युग्म असंगत है, इसमें से कौन सा आपका असंगत है, यानी कि उसका पर्यायवाची क्या है आपका गलत है। तो यही ऑप्शन दिख रहा है, अग्नि का आपका पवन दिया है जो कि क्या है गलत है। पवन का मतलब होता है हवा और अग्नि का होता है अर्थ क्या होता है आग होता है। तो ये दोनों आपका पर्यायवाची में असंगत देखना है, तो असंगत आपका गलत है। आकाश का नभ होता है सही है, समुद्र का रत्नाकर भी कहते हैं, पर्वत को नग भी कहते हैं, ये सब आपका सही है, असंगत देखना था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन दिया है आपका, जो कम बोलता है उसे क्या बोलते हैं, जो कम बोलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं। आप लोग जल्दी जल्दी फटाफट आंसर दीजिए। हम आपको बहुत बता चुके हैं, आपको ये कई बार क्वेश्चन कराए हैं। जो कम बोलता है उसे बोलते हैं मितभाषी, जो बहुत ज़्यादा बोलता है उसे क्या बोलते हैं वाचाल बोलते हैं, ठीक है, वाचाल बोलते हैं। जो बहुभाषा है यानी कि जो बहुत सारे भाषाओं को जानने वाला हो उसे क्या कहते हैं, उसे बहुभाषी बोलते हैं। और आपका बाग्मी किसे कहते हैं, बाग्मी किसे कहते हैं, तो जो प्रभावशाली ढंग से बोलता है, ठीक है, प्रभावशाली ढंग से, जिसमें आप सुनते हैं तो आप मोटिवेट हो जाते हैं, उससे इंस्पायर हो जाते हैं, तो ये क्या होता है बाग्मी कहलाता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा आपका समसूत्र भिन्नार्थ समूहों शब्द युग्म का अर्थ भेद दर्शाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा आपका समसूत्र जो है भिन्नार्थ शब्द समूह का सही अर्थ भेद दर्शाता है, तो आपका क्या बताएंगे, तो कौन सा हो जाएगा। तो देखिए एक एक करके आपका देखते हैं। तो ग्रह का गृह, ग्रह का गृह, ग्रह गृह, ग्रह घर, ये तो आपको इसे भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए और का और का अर्थ होता है आपका ग्रह का, और का अर्थ होता है अतिरिक्त, और का अर्थ होता है दिशा, ये भी आपका नहीं है। दिन और दिन में आपको बताना, तो दिन का अर्थ यहाँ पे दिया है निर्धन और दिन का अर्थ दिया है आपका दिवस, ये आपका उल्टा कर दिया है। इसका अर्थ होता है निर्धन और इसका होता है दिवस, ठीक है। तो आगे देखिए शोक का होता है आपका, शोक और शौक में आपका देखिए, तो शोक का अर्थ यहाँ पे दिया है रुचि और शौक का अर्थ दिया है आपका दुख। तो चूंकि उल्टा दे दिया है, शोक का अर्थ होता है दुख और शौक का अर्थ होता है रुचि, तो आपका कोई आंसर नहीं है, ठीक। देखिए एक बार फिर से चेक कर लेते हैं ग्रह और गृह में। तो ग्रह का अर्थ होता है आकाश पिंडी, ये आपका होना चाहिए, और घर का, गृह का अर्थ होता है घर, ये भी आपको उल्टा ही दिया है। हमसे क्वेश्चन पूछा क्या, निम्नलिखित में से कौन समसूत्र भिन्नार्थ शब्द युग्म का सही अर्थ भेद बताता है, भेद दर्शाता है। और का मतलब होता है दिशा और का अर्थ होता है अतिरिक्त, ये भी आपका नहीं होगा। यानी कि ये चारों ऑप्शन में कोई ऑप्शन नहीं सही होगा, तो आपका एक ही ऑप्शन बचता है उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 5 आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, सभी का आपका उल्टा दे दिया है। चलिए ये आपका दिया है आपका रीजनिंग से क्वेश्चन दिया है, तो चलिए इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है देखिए, ENGLAND इंग्लैंड, इसका दिया है 1 2 3 4 5 2 6। फ्रांस FRANCE, फ्रांस का दिया है आपका 7 8 5 2 9 1, ठीक है। ये आपके सभी क्या दिए हैं, आपके वैल्यू दिए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, ये पूछ दिया है कि GREECE, इसका वैल्यू निकालना है। तो जी का देखिए, जी का आपका 3 से शुरू है, ये तो आपका तीनों ऑप्शन क्या हो गया कट गया, ठीक है। तो ये तीनों में 8 से शुरू है तो कट गया। देखिए जी का वैल्यू आपका देखिए GREECE, आप ध्यान देंगे तो 3 से आपका देखिए जी का वैल्यू आपका 3 दिया है, तो 3 हो जाएगा। अब देखिए ई का वैल्यू आपका 1 दिया है, तो लास्ट में आपका 1, यहाँ भी आपका 1 आर का कितना दिया है, आर का है, आर का वैल्यू आपका 8 दिया है। और यहाँ पे देखिए आपका सी का वैल्यू आपका यहाँ पे 9 दिया है, तो एक यहाँ पे 7 दिया है, यहाँ पे 9, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
आगे की तरफ देखते हैं। ये आपको बताना है कि यहाँ पे आपका कौन सी संख्या आएगी। ठीक, इसको बड़ा करके यहीं सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 20 और 60 में कितना का अंतर है आपका, तो कितना बताएंगे आपका 36। 20 और 60 में कितना का अंतर है, तो आपका 36 का ही अंतर होगा। यहाँ पे देखिए आपका कितना का अंतर है, तो आपका 60 का। यहाँ पे आपका कितना का अंतर है, 60 का अंतर है। यहाँ पे आपका 90 है क्या, 210 में से 120 आपका 90। ठीक, तो यहाँ पे आपका पैटर्न कोई मैच नहीं कर रहा है। आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या कर दिया है आपका, इसमें आपका 24 है और इसमें आपका 30 है। 24 6 30। ठीक, 24 6 30, यहाँ पे 36 जोड़ देगा तो 190 और 36 कितना होता है, तो 126। और 90 और 36 कितना होता है, 126। यहाँ पे जोड़ देंगे तो 210 में 126 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 3 336 आएगा क्या। तो देखिए आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे 36 60 90, तो यहाँ पे आगे कितना दिया है आपका, आगे आपका संख्या जुड़ेगा आपका 126 जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा, देखिए यहाँ पे 100, यहाँ पे 100 संख्या आगे वाला जुड़ जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ 24 हो गया, 24 में आप 6 जोड़ देते हैं तो फिर कितना हो जाता है 30। 30 में आप 6 जोड़ देते हैं तो आपका ये कितना हो जाएगा 36। तो यहाँ पे आपका 120 होगा और इसमें 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 36। ठीक है, तो 90 में ये 6 जोड़ देंगे तो 126 और 210 आपका 336। आपका कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे की तरफ देखते हैं तो अगला क्वेश्चन आपका दिया है, कुणाल जो है उत्तर की दिशा की ओर चलता है। उत्तर की दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलता है, फिर वह उत्तर की दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलता है, फिर वहां से वो दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है। फिर यानी कि उल्टा लौट के आ गया, 6 किलोमीटर यहाँ तक चला। आगे दिया है आपका, फिर वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। तो पूर्व आपका कितना है, पूर्व आपका 3 किलोमीटर चलता है। ये आपका 4 है और ये आपका 6। ठीक, 3 किलोमीटर चलता है तो वह प्रारंभिक बिंदु से अपना संदर्भ दूरी प्रारंभिक बिंदु आपका ये है, संदर्भ में कितनी दूर और किस दिशा में आपका है संदर्भ में, तो यानी कि 4 और 3 हो गया तो प्लेट का नियम लग गया, तो ये आपका दूरी 5 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 6 किलोमीटर चला है तो 10 में से 6 घटा देंगे तो आपका 4 ही तो बचा। तो आपका किस दिशा में आपका है, तो प्रारंभिक से बोल देंगे आपका उत्तर पूर्व। 5 किलोमीटर आपका क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व। एक ही ऑप्शन दिया है, सेकंड वाला। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन दे दिया, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है, महिला की ओर यहाँ मान लीजिए क्या है, व्यक्ति, आदमी मान लीजिए, आदमी कहता है कि वह मेरे बेटे, बेटा तो नीचे आएगा, बेटे की नानी यानी कि इसकी पत्नी की माँ हो जाएगी। बेटे की नानी की इकलौती बेटी है, नानी की इकलौती बेटी यानी कि यहीं आप इसकी पत्नी। तो महिला और पुरुष से क्या संबंध है, तो पत्नी का संबंध है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा था, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए 3 ऑप्शंस दिए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख कारखाने, मशीनरी और उत्पाद के बीच संबंधों का सबसे अच्छा दर्शाता है। देखिए कारखाने, मशीनरी और उत्पाद के बीच संबंध बताना है, कौन सा हो जाएगा। तो देखिए कारखाने, मशीनरी और उत्पाद के बीच संबंध सबसे अच्छा कौन है। मान लीजिए कारखाना को क्या कर लेंगे,
मान लीजिए बड़ा कारखाना, कारखाना के अंदर क्या होता है, मशीन होता है और वहीं से क्या होता है, मशीन के द्वारा उत्पाद भी होता है। तो हमको लग रहा है कि ये आपका कारखाना हो जाएगा और ये आपका मशीन हो जाएगा और उत्पाद आपका अलग हो जाएगा, उत्पाद। ये आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला क्वेश्चन दिया है, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शंस दिया है। तो हमको बताना है, हैड द कमिटी इन्फॉर्म यूज अर्लियर वी डैश द नेसेसरी अरेंजमेंट इन द एडवांस। यहाँ हैड के बाद आपका द कमेटी वैसे भी दिख रहा है कि क्या है, सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव में दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन है द कमेटी इन्फॉर्म यो यूज अर्लियर वी। वी के बाद आपका क्या हो जाएगा, हैड के बाद यहाँ पे दिया है आपका सब्जेक्ट द कमेटी, उसके बाद इन्फॉर्म्ड, आपका पास्ट प्रिंसिपल दिया है तो ये भी क्या होगा, पास्ट में आपका दिया है, ये भी क्या हो जाएगा, आपका वैल्यू जो भी आएगा पास्ट में आएगा। तो पास्ट में आएगा तो ये तो आपका नहीं होगा, ये वाला तो नहीं होगा ऑप्शन, क्योंकि ये फ्यूचर में दे दिया है। तो वी द नेसेसरी अरेंजमेंट इन द एडवांस, तो वी द नेसेसरी, तो ये आपका एडवांस, ये आपका हाइपोथेटिकल सिचुएशन दिख रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ऑप्शन नंबर वी वुड हैव मेड नेसेसरी इन द एडवांस, एडवांस नेसेसरी इन द एडवांस आपका क्या है, हाइपोथेटिकल है। इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला मेरे हिसाब से बिल्कुल करेक्ट होगा। यदि आप लोग, यदि आंसर इसका गलत होगा तो आप लोग एक बार जरूर कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। मेरे हिसाब से पहला बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला दिया है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया है, आपको बताना है ए पर्सन हु हेट मैन काइंड आर ह्यूमन बीइंग। तो जो आपका मनुष्य जो है आपका ह्यूमन बीइंग से क्या करता है, नफरत करता है, उसे जो एक मनुष्य दूसरे ही मनुष्य क्या करता है, नफरत करता है, उसे क्या बोलते हैं, ऐसे लोग को आप लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मिसट्रोप्स, ठीक है, मिसएंथ्रोप्स बोलते हैं, ठीक। एंथ्रोप ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक। और ये आपका आपका दिया है आपका मिसगोनिस्ट, मिसोगोनिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, ये आपका डिसलाइक क्या करते हैं, डिसअपियर करते हैं, एक तरह से कह सकते हैं। जो वुमेन से आपका क्या करते हैं, जो वुमेन को आप डिसलाइक करते हैं, मतलब नापसंद करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, मिसगोनिस्ट बोलते हैं। और ये आपका एस्टिक, ठीक है, एस्टिक उसे बोलते हैं जो आपका डिसिप्लिन में, ठीक है, एक जो आपका जो डिसिप्लिन में, जो सिंपल आदमी जो डिसिप्लिन को आपको क्या करता है, फॉलो करता है, उसे एस्टिक बोलते हैं। और आपका रिफ्यूज, जो आपका जो आपका सोशल कनेक्टेड, जो आप कह सकते हैं कि ह्यूमन से आपका हेटेड, सोशल कनेक्टेड आपका इससे रिलेटेड होता है। फिलहाल आप यही जानिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। जो आपका जो आदमी जो दूसरे पर्सन को क्या करते हैं, नापसंद करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, मिसगॉनिस्ट बोलते हैं। यहाँ पे दिया है आपका चूज द राइट आंसर, 5 गिवन बिलो फ्रेम इन द मैग्नीट्यूड सेंटेंस। तो यहाँ पे दिया है आपको अरेंज करना है, ठीक है, ये आपका इधर उधर आपका ऑप्शंस दिया है तो इसको क्या करना है, अरेंज करना है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, तो देखिए, तो दिया है नो सूनर द रिजल्ट हैड बीन अनाउंस देन द कैंडिडेट बिगन ऑफ सेलिब्रेटिंग। तो आप देखिए नो सूनर, नो सूनर तो आपका पहले ही आएगा, ठीक है, नो सूनर, उसके बाद हैड, नो सूनर के बाद क्या हो जाएगा, हैड, ठीक। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, नो सूनर आपका सब्जेक्ट इसमें क्या है, सब्जेक्ट इसमें क्या है, तो आप लोग क्या बताएंगे, द रिजल्ट्स,
तो रिजल्ट आपका क्या होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट, उसके बाद नो सूनर द रिजल्ट आ गया, हैड आ गया, हैड मतलब आ गया तो यानी पास्ट में बात हो गई। ठीक है, तो हैड के बाद आपका क्या आ जाएगा, अरे रिजल्ट्स के बाद बीन आ जाएगा। यही आपका दिख रहा है, नो नो सूनर द रिजल्ट हैज बीन, उसके बाद बीन आ गया तो उसके बाद आपका कौन सा आएगा, पास्ट आपका आ जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल आ गए तो अनाउंसड हो जाएगा। उसके बाद देन तो रहेगा ही, उसके बाद द कैंडिडेट बिगन आप सेलिब्रेटिंग, यही आपका पहला ही बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सेकंड क्या दिया है आपका, नो सूनर द रिजल्ट दे दिया है तो ये आपका नहीं होगा, नो सूनर हैज बीन, नो सूनर हैड बीन अनाउंस द रिजल्ट देन बिगन, ये भी आपका नहीं होगा, नो सूनर हैड द रिजल्ट बीन अनाउंस वेन, वेन तो आपको कहीं दिया ही नहीं है तो यहाँ पे वेन कहाँ से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वेन दे दिया है तो आपका क्या दिया है, ये आपका गलत हो जाएगा, एक ही ऑप्शन दिया है आपका करेक्ट। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से हमारा क्या हो गया, 100 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हो गया। आपका 100 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो यदि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।